दी एसबीएल के फॉर्मेट के हवाले से हमारी एक बहुत जनरल सी बात हो चुकी थी और इसके रिलेटेड हम जो है वो ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम जो है वो फर्दर मूव कर रहे हैं और वी आर गोइंग टू लुक एट द फर्स्ट चैप्टर। मैं स्ट्रैटेजी के पोर्शन से शुरू करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमारा एक मैंने आपको पहले भी बताया था, हम उसी तरीके से इस दफ़ा भी पूरे कोर्स को इसी तरीके से लेके चलेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फर्स्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर। हर चैप्टर को करने के बाद हमारे पास जो आखिर में पास्ट पेपर्स वगैरह बचेंगे उसको हम साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सिलेबस। हम इस तरीके से सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, इस तरीके से सिलेबस की तरफ आगे मूव करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। स्ट्रैटेजी के पोर्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं मामले को। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देखें, अगर मैं बेसिक बात शुरू करूं, मेरे ख्याल में सब ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही होगी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आप सबको आ रही है बेटा? ठीक हो गया, जबरदस्त। और मैं नजर भी आ रहा हूँ। माजरत में देना बोले अली, ये दे दे बेटा। हैंडआउट्स मैंने शेयर भी कर दिए ऑनलाइन पे भी, और ये आपके पास भी अब आ गए। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मुझे बताएं कि लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी का कोई इशू तो नहीं है? लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई चीज ऐसी जो आपको क्लियर ना हुई हो, या आपने कोई चीज ऐसी है जो आपको पूछनी है मुझसे, तो आप मुझे बताइए प्लीज। एनीथिंग दैट यू वुड वांट मी टू क्लियर राइट नाउ, मुझे बताएं। कोई लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, कोई चीज ऐसी? अच्छा, जिसकी फर्स्ट क्लास है या लास्ट क्लास यूट्यूब पे भी अपलोडेड है बेटा, तो आप वहां से देख सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक जनरल सा ओवरव्यू दिया था, मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एसबीएल एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का एग्जाम है। 80-20 में डिवाइडेड है। 80 आपके टेक्निकल पोर्शन है, 20 आपके प्रोफेशनल मार्क्स है। प्रोफेशनल मार्क्स के 20 एग्जैक्ट मार्क्स पूरे एग्जाम में टेस्ट होंगे। 4 मार्क्स पर प्रोफेशनल स्किल आपका टेस्ट होगा, और तमाम प्रोफेशनल स्किल के इक्वल चाहोगे, हो गया? तमाम मार्क्स जो है वो इक्वली डिवाइड किए गए हैं पूरे एग्जामिनेशन के अंदर। सिंपल सा एग्जाम है। अच्छा, एक मैं आपको ना एक ऐसा कंपेटिटिव एज बता रहा हूँ जो शायद आप में से किसी बच्चे के पास होगा, और वो अल्टीमेटली उससे एक अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकता है। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट थी, राजिया, जिसने 95% स्कोर किया था। ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमें ऐसा लग रहा था कि वो वर्ल्ड टॉप होगा। वर्ल्ड टॉप नहीं हो सका था, वो पाकिस्तान टॉप हुआ। वर्ल्ड टॉप वॉज 98%। ठीक है, एंड ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड टॉप जो है वो 98% पे है, वरना हमेशा एसबीएल का जो वर्ल्ड टॉप होता था वो 92, 91, 93% के ऊपर ही हुआ करता था, बट ये पहली बार था कि वो हुआ। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी बात बता दूं। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है ना, आपके पास एक अपर एज है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश के अंदर एक अच्छा लिखने का तरीका आता है ना, तो ट्रस्ट मी, आप एक अपर एज के ऊपर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब अंग्रेजी अच्छी होने के दो तरीके होते हैं, मतलब दो बातें हैं जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि एक बच्चे की अंग्रेजी अच्छी है, जो पहले एक बंदा जो खुद समझता है कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, और एक बंदा जिसको ये लगता है कि अगर मैं प्रॉपर तरीके से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं तो मेरी अंग्रेजी अच्छी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना, तो आपकी अंग्रेजी अच्छी है। इसका मतलब क्या है? यानी आपको THERE और THEIR वाले देर में फर्क पता है। बड़ी बेसिक सी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे इस चीज के अंदर भी एक ब्लंडर कर रहे होते हैं। एसबीएल के एग्जामिनर का ये कहना है कि मैं बच्चे को बेसिक अंग्रेजी पे टेस्ट नहीं कर रहा, ना ही जज करूंगा। लेकिन ऐसे पैथेटिक फेलियर्स जिसके अंदर आपका मतलब सोचो, कंस्ट्रक्शन वाली बात, आप दुबई वाली अंग्रेजी लिख रहे हैं, मी आप यू गो आई डाउन वेंट, ये इस तरह के अल्फाज लिखेंगे तो आप फंसेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, इस एग्जामिनेशन में एक आपको आज एक ना बात लोग कहेंगे कि यार सर थ्योरी पे इतना टाइम क्यों लगाते हैं? ठीक है, प्रैक्टिकल बात करें, सीधी बात करें। आप ऑनलाइन वालों को आवाज सही आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले हजरात, आप सबको आवाज आ रही है? ठीक है, नवाल आप अपना इंटरनेट चेक करें प्लीज। मेरे ख्याल में आपका इंटरनेट
तो यार देखो, एक बात है, मैं पिछले यानी सितंबर 18 से पढ़ा रहा हूँ, तो आई नो हाउ टू टीच। ये याद रखना दिमाग में कि जो तरीके से बताया जा रहा है ना वैसे चल लो, फायदा होगा। हाँ, मैं थ्योरी पे टाइम लगाता हूँ, ठीक है। मैं ये कंसिडर नहीं करता कि आपने प्रायर स्टडीज में थ्योरी याद की भी है या आपको थोड़ा सा थ्योरी का पता है, मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा। मेरे लिए आप ऐसे बच्चे हैं जिसने आज से पहले कोई एग्जाम नहीं पढ़ा और आज पहली मरतबा एग्जाम पढ़ने आ रहे। इसका मतलब है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर बिलाल ने कहा था इसके अंदर एनपीवी की कैलकुलेशन आ जाती है, तो मुझे तो एनपीवी का फॉर्मूला ही नहीं पता, 1+i की पावर मुझे नहीं पता क्या होती है, पावर में क्या लगता है मुझे नहीं पता, तो आपको उस बेसिक लेवल पे ले जाने का काम भी मेरा है। मेरे नजदीक आप इस वक्त ऐसे बच्चे हैं जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ और वो एसबीएल का एग्जाम देने आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से चीजें लेके चलेंगे, तो कभी आपको मैं बुरा भी लगूंगा। अब जैसे अली ऐसा बच्चा, वो पोजीशन होल्डर है माशाल्लाह से, अब वो सोचेगा यार ये आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं सर। और दूसरा बच्चा जो बेचारे को कुछ नहीं आता था, जिससे 50 में पास किया, वो बोलेगा शुक्र है अल्लाह का, ये बता रहे हैं ताकि मेरा पेपर पास हो जाए। तो मेरे लिए ना हर बच्चा बराबर है और मेरे लिए आप इतने ही इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात मैं बता चुका हूँ, थोड़ी बहुत डांट डपट होगी आपके एग्जाम्स के आंसर चेक करने में, तो बुरा कोई नहीं मानेगा। यही इज्जत आई, यही इज्जत गई। बाहर आपकी बहुत इज्जत है मेरी नजरों में, तो आपने बुरा नहीं मानना, खासतौर पर खवातीन से करो। रोना नहीं है। एक बार एक ऐसा हो चुका है कि एक स्टूडेंट स्टार्टेड क्राइंग, और मुझे बुरा लग रहा था बाद में। तो रोना नहीं है, कुछ नहीं होता, मैं डांट देता हूँ। अब मेरी डांट अगर आप सोचे सर हुसैन गाजी की डांट कितनी है, तो फिर उनकी डांट के मुकाबले मेरी बहुत कम होगी। हाँ जी, बस आपको पता लग जाएगा। इतना डांटूंगा कि मर्द रो पड़ेगा। हाजी साहब तो हाँ, उसका 50%, उसका 50। बस फिर तो सही है ना। अब मतलब इतने इतने बेशरम तो आप हो चुके हैं ऑलरेडी। बस सही है। खैर, तो हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो बेसिक सी बात समझो सर, इस पूरे एग्जामिनेशन में स्ट्रैटेजी बनाना किस हवाले से है। देखें, एक स्ट्रैटेजी है कि मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये स्ट्रैटेजाइज करना चाह रहा हूँ कि मैं कंपनी के अंदर अगर बिजनेस मॉडल को इनकॉर्पोरेट करूंगा तो उस बिजनेस मॉडल से प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जनरेट होगी। बस जरा बात को समझना। मैं कंपनी के अंदर बिजनेस को के मॉडल को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूं, तो आई वुड वांट टू नो कि उस बिजनेस मॉडल को इनकॉर्पोरेट करने की वजह से मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जनरेट होगी। अच्छा, जब भी मैं कोई ऑप्शन एवेल्युएट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि आइदर टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट ए, या मेरे पास ऑप्शन है टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट बी। अब मैं जब ये देखूंगा ना, तो एक अकाउंटेंट अप्रोच क्या होगी। एक अकाउंटेंट अप्रोच होगी कि काम करो, इसमें से सेल्स बता दो कितनी आ रही है फोरकास्टेड 5 साल की, ये बता दो इसका आरओआई कितना है, ये बता दो इसका आरओसी कितना है, ये बता दो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितना आ रहा है, बिट्टा कितना आ रहा है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप सब एसबीआर पढ़े हुए, F7 पढ़े हुए, बहुत सारे फैक्टर्स हम देखते हैं। लेकिन बेटा, हम बहुत सारे वो फैक्टर्स नहीं देखते जो इन तमाम फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, एंड दे आर नोन एज दी स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स। यानी वो फैक्टर्स जो कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हमें हिट कर जाते हैं। जिसके बड़ी बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ कि अभी रिसेंटली जितना आपके पास इस वक्त मुल्क के अंदर बजट का चेंजेस आने की वजह से एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो गया है इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, इन द अमाउंट ऑफ द पीपल। अब वो डिस्पोजेबल इनकम या वो जो पैसों के अंदर एक बड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है ना, वो डिफरेंस को समझना। देखें, लोगों की फोरकास्टिंग फेल हो गई है सारी की सारी। आज सुबह मुझे एक एजुकेशन सेक्टर के हेड ने, या प्रिंसिपल समझ ले, एक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने कोई आधा घंटा बात की और बोल रहा है यार ये जो 15, आपको पता है ना हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर पाकिस्तान में इस वक्त 15% टैक्सेशन लगा दिया गया, एंड दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, दे आर नॉट considering to waive that amount of money, which means that every student who is right now studying in front of me, he or she will have to pay this 15% extra amount. This is not our burden, this is your burden. बट हम पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, हम पे इम्पैक्ट आ सकता है कि हम भी, जाहिर है बच्चा लूज करेंगे, जाहिर है हमारा भी रेवेन्यू गिरता है। आपके 15, देखो 15% पे हम क्या गेन कर सकते हैं, हम आपकी परसेंटेज ऑफ फी गिराएंगे, पहला मॉडल, अगर मुझे आपको रिटेन करना है। और अगर मुझे लगता है कि बच्चा दे सकता है, तो हो सकता है 15% का कुछ इम्पैक्ट हम ले जाएं, कुछ पे इम्पैक्ट आपके ऊपर डालें, बट इम्पैक्ट तो आएगा, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आना ही आना है। तो स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग का मतलब होता है कि हम हर लेवल और हर इंटेंसिटी के साथ पूरे इकोनॉमिक ग्राउंड्स को जज करें। हम इंडस्ट्री लेवल पे भी देखें हम पे क्या असरात आ सकते हैं कंपनी में, हम मैक्रो लेवल पे भी देखें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। अच्छा, अब
जब हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस पे एसबीएल के एग्जाम में कुछ मॉडल लगते हैं। जब हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसमें एसबीएल के एग्जाम में कुछ अलग मॉडल्स लगते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बात को। कहने का मकसद ये है कि हमारे दो पर्सपेक्टिव है। एक है माइक्रो पर्सपेक्टिव विच इज नोन एज इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव, एक है मैक्रो पर्सपेक्टिव विच इज नोन एज द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। यानी सर पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से लॉज एंड रेगुलेशन है जो स्टील सेक्टर को इम्पैक्ट करके जाते हैं? सर स्टील इंडस्ट्री में ऐसे कौन से रूल्स रेगुलेशन या कंसोर्शियम पॉलिसीज है जो हमारी कंपनी को इफेक्ट करेगी? जैसे मैं आपको एक बड़ी बेसिक एग्जांपल देता हूँ। स्टील सेक्टर के अंदर एक कंसोर्शियम पॉलिसी है कि जो मार्केट डिस्काउंट रेट है ना, उससे ज्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। मतलब कोई भी आगा हो गया, अमरेली हो गया, नवीना हो गया, जितने भी स्टील है ना, उनको बोला जाता है कि भाई इससे ज्यादा डिस्काउंट अगर आप देंगे तो हम आपको पीनलाइज करेंगे। कंसोर्शियम पॉलिसी, एक कार्टेल पॉलिसी है। अब मिसाल के तौर पे 15% का हमने कहा भाई 15% से ज्यादा डिस्काउंट अगर आपने जनरल टर्म में दिया तो हम आपको जो है ना पीनलाइज करेंगे। अब एक बंदा आया अमरेली के पास, बोल रहा है मैं 100 टन स्टील लूंगा, मैं 1000 टन स्टील लूंगा, मैं 1 लाख टन स्टील लूंगा। अब अमरेली का दिल करेगा यार कर सकते हैं हम, अपने मार्जिन 1% गिरा, इतनी ह्यूज सेल है कि अगले 2 साल काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम नहीं करेंगे। 15% इज द मैक्सिमम। इसका मतलब है दिस इज एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट है जो हमारी कंपनी के ऊपर कर जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा, एक क्या है भाई, आपकी गवर्नमेंट ने 2.5% का विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया। बोला है हर 3 लाख से ऊपर, और स्टील सेक्टर तो ऐसा जिसकी सेल ही 3 लाख तो चिल्लर है, मतलब 3 लाख में तो आप कंधे पे सामान लेके जाओगे, इतना होगा, कुछ भी नहीं है। 3 लाख से ऊपर की सेल के ऊपर 2.5% आपका विद होल्डिंग टैक्स है। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। ये 3 लाख रुपए की सेल वाली हर इंडस्ट्री पे लग रहा है। और देखो 3 लाख रुपए की सेल वाली हर इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्रीज होती है। एसी हो गया, आपके स्टील हो गया, आपके कंप्यूटर इंडस्ट्री हो गई, आपके ऐसी इंडस्ट्रीज जो बड़े आइटम बेचती है, गाड़ी इंडस्ट्री हो गई, ये सारे लोगों के 2.5% का विथहोल्डिंग टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो आपने दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है और फिर इवेल्युएट करके पैसा लगाना। एक बात याद रखना, मैं भी ग्राउंड बना रहा हूं, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। एक बात याद रखना, हम जब भी बिजनेस में पोजिशनिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज देखते हैं तो 3 किस्म की डिसीजन मेकिंग होती है। पहली डिसीजन मेकिंग होती है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज। क्या मतलब सर? मतलब हम ये देखेंगे अगले 1 साल के अंदर फ्यूल की कॉस्ट में कितना इंक्रीज आएगा, अगले 1 साल में मिनिमम वेज रेट में कितना फर्क आ सकता है, अगले 1 साल में रॉ मटेरियल के अंदर कितना इन्फ्लेशन इंडेक्स की एडजस्टमेंट आएगी। हम ये देखेंगे अगले 1 साल में डिस्पोजेबल इनकम का कितना डिफरेंस आ सकता है। हम ये देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का अगले 1 साल में कोई ऑल्टरनेट मार्केट में आ सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी बात, मीडियम टर्म। मीडियम टर्म क्या होता है? 2 से 5 साल, सॉरी 2 से 3 साल। 2 से 3 साल मतलब 1 ईयर एंड 2-3 ईयर्स। इसका मतलब है हम ये देखेंगे कि अगले 3 साल के अंदर अंदर हमें लेबर की रिक्वायरमेंट और लेबर की अवेलेबिलिटी के दरमियान की शॉर्टेज को कैसे पूरा करना है। हम ये देखेंगे अगले 1 से लेकर 3 साल के दरमियान हमारे पास कितना रॉ मटेरियल का चेंज आ सकता है, कितना ऑब्सोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट आ सकता है, कितना ज्यादा ऑब्सोल्यूशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आ सकता है ये। और फिर 5 साल से अबव पे हम देखेंगे कि क्या हमें दूसरी किसी प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, क्या हम एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट रह सकते हैं, क्या हम एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को अगले 5 साल में खा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हम 3 किस्म के डिसीजन मेकिंग के अंदर अपने आप को इंडल्ज देखते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। यहां तक क्लियर होती है बात? अब कहानी शुरू करते हैं। सर देखिए, 3 स्टेजेस ऑफ इन्वॉल्व इन दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, सबसे पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे वेयर यू आर बीइंग पोजिशनड राइट नाउ। आपकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है? देखिए मुझे अगर ये पता चल जाए कि मैं अभी कहाँ पे हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं फ्यूचर में कहाँ जा सकता हूँ। मुझे अगर ये अभी पता चल जाए कि वेयर एम आई स्टैंडिंग राइट नाउ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं फ्यूचर में कहाँ अपने आप को पोर्ट्रे कर सकता हूँ। अगले 5 साल में मैं कहूंगा, अगले 3 साल में मैं कहूंगा, अगले 2 साल में मैं कहूंगा, अगले 1 साल में मैं कहूँ। फिर रिव्यू स्ट्रैटेजिक पोजिशन इन लाइट ऑफ करंट पोजिशन, यानी एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देखें अब जरा समझे बात, अगर मैं अपने आप को स्ट्रैटेजिक पोजीशन के लिहाज से देखना चाहता हूं ना,
अगर मैं अपने आप को स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिहाज से देखना चाहता हूं ना, तो मुझे ये देखना है कि मेरे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या असर है और मेरे पास इंटरनल रिसोर्सेस क्या क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है, मैंने अपने आप को करंट पोजीशन के हवाले से अभी मैं देख, मैं पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेसमैन हूं, मैं इस वक्त एक बिजनेसमैन के तौर पे ऑपरेट कर रहा हूं। आई नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई हम पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे असरात ला सकती है। सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि हमारी करंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करेंगे। क्या मतलब सर इस बात का? आप कंट्री वाइज एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। कंट्री वाइज एनालिसिस कहते हैं, एक मॉडल लगता है यहाँ पे पेस्टल मॉडल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीट कोड बता रहा हूं। अगर एग्जाम में सवाल 20 मार्क्स का है, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है और वो कहता है इवेल्युएट द एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो ये कभी नहीं बोलेगा पेस्टल लगाओ, वो कभी नहीं बताता मॉडल, वो बोल रहा है पेस्टल, वो बोलेगा इवेल्युएट द एक्सटर्नल फैक्टर्स, और आपको वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कहानी दे रहा है। जब आप रीड कर रहे थे प्री सीन, जब आप रीड कर रहे थे एग्जिबिट, तो आपको ये अंदाजा हो गया कि इसने पॉलिटिकल भी बता दिया मुझे, इकोनॉमिकल भी बता दिया मुझे, सोशल भी बता दिया मुझे, और टेक्नोलॉजिकल भी बता दिया। याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन 20 मार्क का है तो आप सिर्फ पेस्ट के बारे में लिखेंगे। वो बोलता है इवेल्युएट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ कंपनी ए बी सी, यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, मार्क्स आ रहे हैं 20, प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स या एनालिसिस स्किल्स। तो अब आपने करना क्या है, आप सिर्फ पेस्ट लिखेंगे। लेकिन अगर सवाल आता है 25 मार्क का, 30 मार्क का, 20 से ऊपर कुछ भी, तो आप पूरा का पूरा पेस्टल लिखेंगे। ये मैंने आपको आज पहली मर्तबा एक चीट कोड बताया। क्या मतलब सर? पूरा का पूरा पेस्टल नहीं लिखूंगा अगर 20 का होगा, नहीं। अगर 20 मार्क का सवाल है पेस्ट लिखेंगे और छोड़ देंगे। अगर 20 से ऊपर का क्वेश्चन है तो PESTEL लिखेंगे और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। क्लियर होती है बात सबको? यार सब नोट भी कर ले, बेहतर है। नो हैंडआउट्स नहीं है तुम लोग पास? है ना हैंडआउट? नहीं है बेटा, हैंडआउट्स पीछे है। सॉरी यार, तुम्हारी बात कट। अगर और एल की मतलब उन्होंने कोई मतलब कॉम्प्रिहेंशन या समरी प्रोवाइड की इवन दो 20 मार्क्स का, तो यार वो नहीं देगा। मैं आपको ये बता दूं, नहीं देगा। अच्छा पता है बच्चा गलती क्या करता है? तो बच्चों को ये बात नहीं पता होती ना, वो EL अजम्पशन पे ले लेते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल फैक्टर अजम्पशन पे डाल देते हैं, लीगल फैक्टर अजम्पशन पे डाल, अजम्पशन नहीं लेंगे अभी। अभी अजम्पशन लेंगे, एक जगह आके मैं बताऊंगा लेंगे, लेकिन अभी अजम्पशन नहीं लेंगे। तो मैंने पहली बात आपको समझा दी। अगर मेरा बेटा आपसे वो कहता है कि आप कंट्री वाइज एनालिसिस करें, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस करें एक कंपनी का, कि एक कंपनी के ऊपर एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे कैसे असरात कर सकती है, तो आप PESTEL वाला मॉडल, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर मॉडल लगाएंगे। अभी नहीं पता मुझे क्या है ये मॉडल, मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगा, मैं बता दूं। दूसरी बात, सर आपसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में या तो वो कंट्री एनालिसिस करेगा, तो आप कौन सा मॉडल लगाएंगे? पेस्टल मॉडल। अगेन you know when 20 marks it should be pest, when more than 20 marks it should be pestel। लेकिन मेरा बेटा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक्सटर्नल एनालिसिस करना है और इंडस्ट्री एनालिसिस करना है, तो मेरा बच्चा इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक मॉडल लगेगा जिसको हम कहते हैं पॉटर 5 फोर्स मॉडल। इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक मॉडल लगेगा जिसको हम क्या कहते हैं? पॉटर। अब ये पॉटर 5 फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, हम बाद में देखेंगे सर। फिर उसके बाद आप करोगे इंटरनल एनालिसिस। देखिए मैं अभी क्या जज कर रहा हूं, वेयर एम आई स्टैंडिंग विद परस्पेक्टिव। आप यूं समझे, आपके पास एक वे मशीन है, उसमें एक तराजू के एक हिस्से पे आपने खुद को रखा हुआ है और दूसरे तराजू पे आपने देखा इन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से हम कहाँ हैं। तो जब आप इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से हम कहाँ हैं, तो पेस्टल के परस्पेक्टिव से हम कहाँ हैं।
आपने एक तराजू के हिस्से में अपने आप को रखा, एक वे मशीन के ऊपर एक अपने आप को रखा, और दूसरी तरफ आपने रखा कि इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम कहाँ हैं। जब हम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम कहाँ हैं, तो इसका मतलब है पॉटर 5 फोर्स के पर्सपेक्टिव से हम कहाँ हैं। ये हो गया आपका एक्सटर्नल एनालिसिस, जो आपको बताएगा वेयर आर यू करेंटली स्टैंडिंग, आपकी करंट पोजीशन क्या है। क्लियर हो गई बात यहां तक? मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। दूसरी बात, सर मैं इंटरनल रिसोर्सेज के हवाले से अपने आप को जज करूंगा तो क्या करूंगा? बेटा इंटरनल रिसोर्सेज के हवाले से याद रखना, एक टूल है, मैंने मॉडल नहीं कहा, एक टूल है जिसे हम कहते हैं SOWT। दिस इज नॉट अ मॉडल, दीज आर नोन एज टूल्स। एक टूल है जो आप लिस्ट डाउन करेंगे, लेकिन इसमें से भी जो इंटरनल है ना, वो है आपका SNO, विच इज नोन एज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सॉरी, SNW, विच इज नोन एज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो कि आपकी स्ट्रेंथ है और आपकी वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट जो हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। वी डू नॉट हैव अ मार्केटिंग एजेंट, this is a reality that we do not have a marketing agent. So we do not have a marketing department, we do not have a good marketing agent, we do not have good marketing campaign. This is our weakness, ठीक है। So there should be our strength and there should be our weaknesses. तो हमारी कोशिश क्या होगी कि हम इस टूल को इस्तेमाल करके हम अपने लिए बेहतर करें। अच्छा, जो बाकी के दो पार्ट है, दैट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, वो आपके एक्सटर्नल एरियाज में आते हैं। अगर मिसाल देता हूँ, वी हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड वेबसाइट, हमारी वेबसाइट बड़ी अच्छे से डेवलप्ड है। अच्छा, अगर हमारी वेबसाइट बड़े अच्छे से डेवलप्ड है तो दिस इज आवर स्ट्रेंथ, एंड इस वेबसाइट के डेवलपमेंट की वजह से हमारे पास फॉरेन कस्टमर्स आता है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड इन मोर देन 170 कंट्रीज। ACCA की जो सर्विस है, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड इन मोर देन 170 कंट्रीज। So this means that our product should be reached to individuals from outside Pakistan only on the basis of our website and our social media. We develop very good social media campaigns. We have a very well established Instagram page. हमारे सोशल मीडिया की प्रेजेंस बड़ी जबरदस्त है, जो कि नहीं है लेकिन ऐसे बता रहा हूँ, हमारे सोशल मीडिया की प्रेजेंस बड़ी जबरदस्त है, हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर हमारी प्रेजेंस बहुत अच्छी है तो हमारे फॉरेन कस्टमर्स का इन्फ्लक्स बहुत अच्छा आएगा। तो दिस मीन्स हमारी स्ट्रेंथ, हमारी अपॉर्चुनिटी। हमारी वीकनेस है हमारी मार्केटिंग कैंपेन्स, हमारी वीकनेसेस है हमारी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हमारा है नहीं है, यूट्यूब पे भी जाइए। हमारी वीकनेस है हमारी मार्केटिंग कैंपेन, हमारी वीकनेस है वी डू नॉट हैव मार्केटिंग पर्सनल, वी डू नॉट हैव फेस ऑफ आवर कंपनी। जब हमारे पास ये वीकनेसेस आइडेंटिफाई होंगी तो ये हमारा थ्रेट बन सकता है, और अगर हम इस वीकनेसेस को रिड्यूस करेंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटी बनेगी। सिंपल सी बात है। तो हम वीकनेस और स्ट्रेंथ किन बेसिस पे निकाल सकते हैं सर? ये बेसिस होती है क्या? सबसे पहले आपने निकालना है आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज। जैसे आपके फेवरेट टीचर्स होते हैं ना, ऐसी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडस्ट्रीज में फेवरेट फाइनेंशियल कंट्रोलर, आई वोंट से इट फेवरेट, बट मोस्ट एक्सपेंसिव फाइनेंशियल कंट्रोलर्स, एक्सपेंसिव लोग होते हैं। मैं एक बंदे को जानता हूँ, इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, नहीं हुई उससे, वो बिजनेस एनालिसिस साइड पे चला गया। मेरे एक एक्स बॉस है, मैं नाम भी बता देता हूँ, फाहद मुस्तफा नाम, नॉट वो वाले फाहद, दूसरा फाहद, हाँ वो वाला नहीं, फाहद मुस्तफा नाम है उसका, लंबी सी हाइट है यार। वो BMA सिक्योरिटी एक कंपनी है, अपने पता नहीं नाम सुना नहीं सुना, उस के अंदर से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया एज बिजनेस एनालिस्ट, फिर रिसर्च एनालिस्ट फर्म्स में जाते गए जाते गए जाते गए। मुझे लास्ट किसी ने कोट किया कि ही इज चार्जिंग 50 लाख रुपीस पर मंथ, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप सोच रहे हो यार दुनिया में तो बहुत से लोग 50 लाख कमाते हैं, आप कैसी बातें करें। 50 लाख जॉब से मिलना एक बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है। वो माशाल्लाह से उस पर पहुंचा हुआ है। द बेस्ट पार्ट इज कि वो एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है जो वाहिद उस पर पहुंचा, ठीक है। इतने बड़े लेवल पे, इतने एक्सपीरियंस और इतने मतलब एक्सपर्टीज के साथ उस पर पहुंचना इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। तो इस ह्यूमन रिसोर्स को सब पसंद करते हैं। इसी तरह वी हैव एक्सपेंसिव CFOs, वी हैव एक्सपेंसिव CEOs, वी हैव एक्सपेंसिव ऑपरेशनल हेड्स, वी हैव एक्सपेंसिव ऑडिट हेड्स, वी हैव एक्सपेंसिव पीपल। जैसे आपके फेवरेट लोग हैं, ऐसे ही इनके भी एक्सपेंसिव लोग होते हैं। अगर आपके पास वो ह्यूमन रिसोर्स आ जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ,
लेट्स सपोज आपकी कंपनी है और उसके अंदर शपर जैदी साहब काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं को मार्केट कर सकते हो, उसी से कमा सकते हो। बात समझ आती है? आपकी कंपनी है जिसके अंदर जो है वो मार्क, लेट्स सपोज वॉरेन बफे काम कर रहे हैं, मतलब ये हो नहीं सकता, लेकिन अगर ये ऐसे ही थोड़ी देर के लिए सोचो, तो सोचे आपकी इन्वेस्टमेंट साइड कितनी स्ट्रांग होगी और उसके पीछे कितने लोग पागल होंगे ये मेरे पास कर लेता। सो सर, ह्यूमन रिसोर्स या एक्सपर्टीज आपकी सबसे पहली स्ट्रेंथ या आपकी सबसे पहली वीकनेस है। व्हाट इज द स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ही हैड फॉर एनालिसिस साइड दैट इज सीएफए? यार मेरे ख्याल में उन्होंने सीएफए किया है, मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर। फिर उसके बाद आपके पास आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखें, मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। व्हेन आई ज्वाइन तबानी, मैं इससे पहले कहीं और था, तो जब मैंने तबानी ज्वाइन किया था ना, तो मुझे एक बात का अंदाजा हो गया, यार जो फाइनेंशियल मसल्स इनके स्ट्रांग है ना, वो इस इंडस्ट्री के शायद ही किसी इंस्टीट्यूट के स्ट्रांग। दे हैव गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल इन, क्योंकि लेगेसी है ना, 30 साल हो गए यार, 25-30 साल हो गए। ठीक है, तो एक ह्यूज, हाँ ठीक है, तो एक ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो इनके पास मौजूद है। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक्सेसिव होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज। एक मिनट। वो एक काम है इनको ना, अगर इफ यू डोंट माइंड, तुम तो अच्छे खूबसूरत आदमी हो, तुम्हारे क्यों नहीं पसंद आए? वो असल में एक रिव्यू वीडियो बनानी थी, इस वजह से, टीएससी के वजह से, ठीक है। तो हाँ, अच्छा, तो बेसिकली इंडस्ट्रियल एनालिसिस में हमारे पास क्वार्टर 5 फ्रूट्स आते हैं जिसको हम देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैंने आपसे कहा कि जिस कंपनी के फाइनेंस, मतलब मैं टीएसए को ना, तवानी साहब को कभी कभी मजाक में बात बोलता हूँ कि सर अगर आप सारे इंस्टीट्यूट्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं ना, बच्चों को 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस करते हैं। अच्छा, और ये कर भी सकते हैं कि इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि ये टीचर को भी पाल सकते हैं इतने पैसे में, माशाल्लाह से। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि टीचर को नहीं देंगे, दे दो यार। और सारे इंस्टीट्यूट एलिमिनेट हो सकते हैं बिकॉज दे हैव दैट फाइनेंशियल मसल। ठीक है, बट द फैक्ट इज के जाहिर है ये एक एथिकल ग्राउंड पे बात नहीं होगी। देन वी हैव द आईटी रिसोर्सेज। देखें, इस वक्त जो सबसे बेहतरीन काम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर किया जा सकता है, एंड दैट इज द वर्क मेथोडोलॉजीज ऑन आईटी। ठीक है, अगर आपका बिजनेस डेवलप करना है, आपने कोई भी बिजनेस मॉडल डेवलप करना है, आपने कोई भी बिजनेस स्ट्रीम डेवलप करनी है, तो इस वक्त आईटी रिसोर्सेज जो है, यार मैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स को जानता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है जो अभी मुझे उससे मेरी इत्तेफाक हुआ, बात हुई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। ही इज एन एसीसी क्वालिफाइड इंडिविजुअल, और कह रहा है सर मेरी अपनी एक आईटी कंसल्टेंसी फर्म है, यानी मैं वहां पे कंसल्टेंसी दे रहा हूँ आईटी की। मैंने कहा तुमने तो ईसीसी किया हुआ है। कह रहा है हाँ सर, यहाँ पे कुछ समझ आ गया था आईटी का काम, यहाँ पे करना शुरू किया। एक क्लाइंट वहां बैठा हुआ था, उसने बोला तुम मेरे पास ही आ जाओ, तो मैं वहां चला गया एज ए जॉब होल्डर। फिर उसने पैसे कम दे रहा था सर, कराची पाकिस्तानी रुपीज में महीने के कोई 20 लाख रुपए बन रहे थे, समझ नहीं आ रहा था मुझे वहाँ। तो फिर मैंने वहां पे अपना, मुझे किसी ने हाथ पकड़ा, बोला यार ऐसे ऐसे करते हैं अपनी आईटी का। अब मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह महीने का 50-60 लाख रुपए कराची का अमाउंट, पाकिस्तान का अमाउंट कमा लेता हूँ। तो आईटी रिसोर्सेज बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, और ये दिस इज नेक्स्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट? ये आपके सामने जो है वो एक नेक्स्ट बिग रिसोर्स डेवलप हो रही है। इनफैक्ट मैं आपको ये बात बोलूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि बहुत सारी आपकी ऑडिटिंग और फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज आर आल्सो गोइंग टू चेंज इन नियर फ्यूचर। ठीक है, यार एचसीसीए का स्ट्रक्चर तो आईटी बेस है, लेकिन मैं आपको बताऊं ह्यूमन रिसोर्स जो, देखें, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक अपनी बेसिक मिसाल देता हूँ। जब हम स्टार्ट करते थे ना, इनिशियली जब हम लोग ने अपना पढ़ना, सॉरी काम करना शुरू किया था, तो मुझे याद है कि मेरी जिंदगी में बहुत से स्टॉक काउंट्स है, बहुत सारे स्टॉक काउंट्स। मैं आपसे बताऊं कि कंपनी में गए, फर्म में गए, बोला यार ये
आपने स्टॉक काउंट के लिए हफ्ता लगाना है, 2 हफ्ते लगाने हैं, 4 हफ्ते लगाने हैं। अब मैं देखता हूँ बच्चों को, there is no more stock counting type of working being done in the audit firms or companies. क्यों? देखें, करते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एलिमिनेट हो गए। स्टॉक काउंटिंग क्या अब किस तरह हो चुका है? अब मिसाल के तौर पे मैंने उस दिन एक कंपनी को देखा, उसके वो इम्पोर्टेड आइटम्स कुछ ये मोटर व्हीकल के कुछ आइटम्स मंगाता है, और हर आइटम का ना एक वेट है, और वेट स्पेसिफिक है। ये पाकिस्तान की तरह की प्रोडक्शन नहीं है कि कोई 1.5 किलो का, कोई 2 किलो का हो जाएगा, नहीं, सबका वेट। उसके नीचे एक वेट मशीन रखी हुई है, उसमें 50 आइटम रखे हुए, तो 50 किलो आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आइटम हटेगा 49, 48, 47, 40, वो नीचे बैठ के उसको वहां से नोट कर, और वो नोट भी नहीं कर रहा, वो कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। और इतना इतना स्ट्रांग लेवल पे ये काम हो रहा है कि उसमें कंप्यूटर सिस्टम उस वे मशीन से लीड टाइम पे भी कनेक्टेड है, कि जैसी आइटम खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ईमेल सप्लायर को जाएगी, ठीक है। फॉलो अप ईमेल सप्लायर को जाएगी, सप्लायर का लीड टाइम में एडेड है, हमारा बफर स्टॉक एडेड है। यानी आप मेरी बातें शायद समझ रहे हो कि अगर 10 आइटम रह गए, दिस इज आवर बफर स्टॉक, नाउ वी नीड टू सेंड एन ईमेल। ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ऑटो ईमेल। सप्लायर को बोला रीस्टॉक कर दो 40 आइटम, सप्लायर ने कहा ठीक है हम 10 दिन में ले आएंगे, अगले 10 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, सप्लायर को 7वें दिन पे फॉलो अप ईमेल आ रही, सप्लायर ने बोला हाँ जी मैं, सब कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर हो गया। तो आईटी रिसोर्स, सिर्फ और सिर्फ आईटी का काम, ठीक है सर। और मजे की चीज बताता हूँ मैं आपको, मैं अभी एक रिसेंटली कुछ किसी सऊदी के बैंक से के एक सीएफओ से मुलाकात हुई, मुझे वो बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ ना कार्ड सिस्टम नहीं है, हम इसके ऊपर आ गए, हम पूरा का पूरा मोबाइल पे आ गए, हमारा पूरा डिजिटल कार्ड हो चुका है, हमारा बैंक का कोई प्रेमिसेस है ही नहीं। मुझे बोले आप कराची के अंदर बैंक चाहते हो? मैंने कहा हाँ, कह रहा हमारा बैंक ही नहीं, हमारा वर्चुअल बैंक है, जो हमें वर्चुअल है बस। वी डू नॉट नीड टू गो टू द बैंकिंग प्रेमिसेस और मैं वहां जाके बिल भरूं, या मैं वहां जा, मैंने कहा डिपॉजिट स्लिप, कहते क्या आप बात कर रहे हो, आपने चेक की पिक्चर स्कैन की, ऐप पे गए, स्कैन की, और आपका चेक डिपॉजिट हो गया। मैं कहा अच्छा बिल तो, सर बिल तो आप भी यहाँ पे भी भर सकते हैं। तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैंक व्हिच इज नोन एज एसटीसी बैंक, आप जाके सर्च करना, एसटीसी बैंक है सऊदी अरब का। इनफैक्ट अभी आईपीएल में आपने उसके ऐड भी देखे होंगे, बल्कि वर्ल्ड कप में ऐड नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा मैं, माजरत, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन उसके अंदर भी इसके एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आती है, ठीक है। हाँ बाबर है। ब्रांड एंड कॉर्पोरेट इमेज, यार हर ब्रांड का भी एक इमेज होता है, ठीक है, हर ब्रांड का भी एक पर्सपेक्टिव होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट, आप मुझे बताना व्हाट कम्स इनटू योर माइंड व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड एप्पल कंपनी, क्या आता है दिमाग में? पहली बात एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव मींस फॉर नीश पीपल, है ना। एक्सपेंसिव मींस फॉर स्पेसिफिक पीपल। अच्छा, वो स्पेसिफिक पीपल को तो टारगेट करना चाहते, वो तो चाहते ही नहीं सब खरीदे उसको, ठीक है। वो तो चाहते ही नहीं है कि हर बंदा परचेज करे ना मुझे, वो तो चाहता है कि यार मुझे वही खरीदे जो खरीद सकते हैं, इसमें। लेकिन उसकी जो यूनिकनेस आती है ना, वो लग्जरी प्रोडक्ट, डेटा सिक्योरिटी, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक ऐसी प्रोडक्ट, और आप सोचो उसके ब्रांड इमेज को क्रिएट किया जाता है। मतलब आप देखें हॉलीवुड की किसी मूवी के अंदर विलन के पास एप्पल कंपनी का फोन नहीं होगा, एंड एप्पल कंपनी पे द हॉलीवुड इंडस्ट्री नॉट टू शो दिस एप्पल फोन बीइंग यूज्ड बाय अ विलन। तो बोलते हैं वो होता ही हीरो के पास, वो हो नहीं सकता विलन के पास, ब्रांड इमेज, ठीक है। लेकिन वो नहीं दिखाते, आप देखना कोई भी हॉलीवुड की किसी मूवी में नहीं नजर आएगा, ठीक है, किसी मूवी में आपको एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट विलन के हाथ में नजर नहीं आया। आप देख लेना, आप सर्च कर, यू वोंट फाइंड इट। फिर एनी यूनिक टेंजिबल एसेट, मैं आपको बड़ी बेसिक सी मिसाल देता हूँ, देखिए यूं समझे, सम स्टिकर शोज अप ऑन लोगो, अच्छा हाँ ये भी है, आपका अपना स्टिकर बन जाता है, ये बात सही है। अच्छा देखिए, एक मिसाल है, हमारी कंपनी के अंदर ना एक स्टील प्रोडक्शन मशीन थी, ठीक है। उस स्टील प्रोडक्शन मशीन की हमने आज से कोई तकरीबन 10-12 साल पहले ली थी, प्राइस पुरानी थी, अभी हमने नई ली है। अच्छा, अब जो नई ली है ना, उसकी प्राइस है 80 करोड़ रुपए, और उस पर फाइनेंस कॉस्ट वगैरह मिला के 96 करोड़ रुपीस के करीब की वो मशीन है। मजे की चीज ये है कि जब उसका एनालिसिस हो रहा था, जब बीओडी की मीटिंग में हम बैठे और हमने कहा यार बताओ जरा इस मशीन में आपने क्या नया पाया जो प्रोडक्शन में मदद होगी, उसने पता क्या लिखा, लिखता कंपेटिटिव एडवांटेज पर बैच 3 मिनट, दिस मशीन इज गोइंग टू प्रोड्यूस एवरी बैच 3 मिनट अर्लियर देन द प्रीवियस वन। हम सब हंसने लगे,
क्या मतलब है इस बात का कि पुरानी मशीन जो बैच जो प्रोडक्शन करती है वो लेट सपोज 1 घंटे में करती है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। पुरानी मशीन जो प्रोडक्शन करती है वो लेट सपोज 1 घंटे में करती है। नई मशीन जो प्रोडक्शन करती है ना, वो करती है 57 मिनट। इससे कोई एडवांटेज आ सकता है? और इस काम के लिए 96 करोड़ लगा दिए, 16 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट, जबकि कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है। अब आप बताएं, व्हाट एडवांटेज डू यू थिंक क्या आ सकता है? ये ने एक आवर में कितने यूनिट्स नहीं, तुम नहीं। हाँ, और कोई? तुम्हें तो पता है ना, रुक जाओ गुड्डू। ये होगा ना कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उससे भी ज्यादा सही है जी। वो उनकी स्केल रिसोर्स होगी वो चीज ओवरकम करना वो दैट ये बता दो, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ी? प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब 19-20 बड़ी होगी, अगर मैं ऐसे ही ना बोल दूं, 19-20 बड़ी होगी शायद। ये मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 19-20 नहीं बढ़ी है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई, हाँ? मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं। हाँ चलो, लेकिन नॉट अ बिग पैरामीटर टू इन्वेस्ट 96 करोड़। मार्केट में प्रोडक्ट पहले आता है, यही बात। मार्केट में प्रोडक्ट पहले आता है। देखिए एक बात बताएं, आप में से किसी ने या किसी के घर वालों ने घर बनाया हो, तो आप जब स्टील लेने जाते हो तो क्या बोलते हो? भाई स्टील की प्राइस बताओ। आप बोलेगा यार आगे इतने का, अमरेली कितने का। वो बोलेगा अच्छा एक बात बताओ, आगा कितने का? बोले यार 1,78,000। अमरेली कितने का? 1,78,000। नवीना कितने का? 1,78,000। टन की बात बताओ। ठीक है, अच्छा तीनों है। अच्छा बताओ, दे दो। बोलेगा यार सर यही पड़ा हुआ है, यही पड़ा हुआ है, ले जाओ। तो कौन सा पड़ा हुआ? अमरेली पड़ा हुआ है। चलो उठा लो। जब प्राइस ही सेम है, मोर और लेस, आज तक गिरा भी नहीं है, आज तक कोई जल्जला भी नहीं आया कि मैं चेक कर लूं पहले। भाई एक मिसाल है ना, आप स्टील किस ग्राउंड पे खरीदोगे? आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है ना। देखें, इसका इतना बड़ा कंपेटिटिव एज है कि जो बैचेस हम महीने में प्रोड्यूस करते थे उसमें 2 एडिशनल बैचेस का एक इंक्रीमेंट आ गया। यानी हम हर महीने 2 एडिशनल बैचेस उस 3 मिनट की वजह से प्रोड्यूस कर पाते थे। और हर बैच की टोटल जो प्रोडक्शन होती है वो तकरीबन 100 to 140 टन होती है। ठीक है, अब 1,78,000 लगाओ इंटू 100, तो कितने हो गए महीने के? और लगाओ इंटू 12, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा पे बैक पीरियड इज जस्ट 2 to 3 years। 2 years भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 2.5 years में आपका पे बैक पीरियड आ जाता है। तो आप जरा मल्टीप्लाई करने के बाद तो सोचे कि सर अगर एक चीज मेरी अवेलेबल होगी मार्केट में, जब पहले एंटर होऊंगा, अब जाहिर है एडिशनल प्रोडक्शन का मतलब है कि मैं पहले प्रोड्यूस कर रहा हूँ 3 मिनट, मैं 3 मिनट पहले गोडाउन तक पहुंचा रहा हूँ, मैं 3 मिनट पहले दुकान तक पहुंचा रहा हूँ, मैं 3 मिनट पहले प्रोडक्शन तक कर रहा हूँ, मैं 3 मिनट पहले कस्टमर तक पहुंचा रहा हूँ। तो जो चीज मैंने आपको पहली बात क्या बताई, हमारी कंसोर्शियम पॉलिसी है, हम ना एक्सेसिव डिस्काउंट दे सकते हैं ना एक्सेसिव डिस्काउंट देने की इजाजत दे सकते हैं। हमारी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमारे डिस्काउंट रेट शुड बी सिमिलर टू द डिस्काउंट रेट ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री। तो अगर हमारे डिस्काउंट रेट सेम है, अगर हमारी प्राइस सेम है, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है, मैं आगे जाके बताऊंगा कि कंपेटिटिव एडवांटेज क्या था जो नहीं चला, नहीं है, तो फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी ही ओनली कंपेटिटिव एडवांटेज है जिसकी बेसिस पे हम आगे मार्केट को सेल कर सकते हैं। सो एनी यूनिक टेंजिबल एसेट। फिर मिशन क्या है? अब ये दो चीजों की बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेंथ और आप अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपकी स्ट्रेंथ होगी तो आपको फायदा होगा, वीकनेस होगी तो नुकसान होगा। अभी हम आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, कहते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी कंपनी का एक मिशन भी बनाएंगे। मिशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द की स्टेक होल्डर। भाई आपके स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है? और क्लैरिटी ऑफ मिशन और फ्यूचर कोर्स ऑफ डायरेक्शन। देखें, आज आपको मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरे सामने जो इस वक्त बच्चे बैठे हैं ना, उनके दिमागों में क्या पर्सपेक्टिव है कि एसी से क्वालिफाई होकर क्या करना है जी। या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? 5 साल में कहाँ दिखता हो? तो डिपेंडिंग है कि सर किस चीज के आप बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल। मैडम मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि शादी होगी या नहीं होगी 5 साल बाद। एज अ फाइनेंशियली तुम अपने आप को, या जॉब परस्पेक्टिव से या बिजनेस परस्पेक्टिव से या एज एन इंडिविजुअल अपने आप को कहाँ देखते हो 5 साल में? मैं आऊंगा कहाँ होंगे? ये नहीं बोलना उसके दिल में होगा। हाँ, कहाँ होंगे? किसी बिजनेस के
ठीक है, किसी प्रोफेशनल सेटिंग में होगा जी। और कोई? किसमें हो गया? प्रैक्टिस मतलब? अच्छा, टेक्स्ट प्रैक्टिस में होंगे, ठीक है। और कोई? एनीवन? अली, कहाँ हो गए 5 साल बाद? गुलामी की जिंदगी जी रहे हो गए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, हर बंदे का एक पर्सपेक्टिव है कि मैं अगले 5 साल में अपने आप को एज अ बिजनेसमैन देखना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं बोलता सर अगले 5 साल में मैं किसी सेफेस्ट मुल्क के अंदर बैठा हूँ और मैं वहां की गुलामी करना पसंद कर रहा हूँ। ठीक है? हैं? इंटरेस्टेड टू जॉइन IMF? या अल्लाह, बेटा तू पाकिस्तान का लोन वापस करने जा रहा है या पाकिस्तान के लिए और लोन लेने जाएगा? ठीक है, तो IMF नहीं ज्वाइन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे कुछ अच्छे ममालिक को, कुछ अच्छी जगहों को ज्वाइन करेंगे जहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी और ये सारी चीजें हमारे लिए कंसिडर। तो देखिए, हर कंपनी के भी शेयर होल्डर का कोई पर्सपेक्टिव होता है, यानी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है? और हम उनसे एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे। अच्छा, अब ये पूरे एनालिसिस में जो हमारे पास कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल होगा, जो शायद शायद आपने F1 में भी पढ़े हुए हैं बेटा, वो ये है पॉटर 5 फोर्स मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास बार्गेनिंग पावर्स आती हैं कुछ 5 फोर्सेस की, थोड़ी देर में देखते हैं। फिर हम लोग आते हैं पेस्टल मॉडल। याद रखना, ये जो मॉडल मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मॉडल आपको अभी करंट पर्सपेक्टिव पे आप कहाँ हैं ये वो बता रहे हैं। अब अभी करंट पर्सपेक्टिव पे कहाँ खड़े ये वो बातें बता रहे हैं। सो आपके पास पॉटर 5 फोर्स है, आपके पास पेस्टल मॉडल है, आपके पास सॉर्ट एनालिसिस है जिसमें से 2 इंटरनल बातें हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और 2 एक्सटर्नल बातें, दैट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। फिर उसके बाद आपके पास आता है पॉटर वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसमें 5 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज आती है, वी विल टॉक अबाउट दैट। और स्टेक होल्डर मैपिंग मॉडल व्हिच इज नोन एज द मेंडलो मैट्रिक्स मॉडल, जो कि इंशाल्लाह हम आगे जाके बात करेंगे। अब मुझे ये पता चल गया कि मैं इस वक्त करेंटली किस पर्सपेक्टिव पे हूं, मैं इस वक्त करेंटली कहां पे स्टैंड करता हूं। और अब मुझे दूसरी बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक चॉइसेस दैट आई हैव, राइट? सो जनरेट ऑल पॉसिबल एक्शंस टू रीच टू योर मिशन स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पे, मैंने अभी जो आपसे सवाल पूछा कि सर मैं अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखता हूँ, मिसाल के तौर पे आपने बोला सर आई विल बी वर्किंग एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ अ कंपनी, आई विल बी वर्किंग as a CFO of a company. Sir, I must be working as the head of the finance department of a public listed company. I may be working as a head of audit department of a public listed company. Sir, मैं किसी audit firm के partner को तौर पे देखना चाहता हूँ. So now what you are going to do, you are going to generate all possible resources to reach that specific goal. मेरी कंपनी कहती है मैं अगले 5 साल में $1 बिलियन की सेल्स को टच करना चाहता हूँ। मेरी कंपनी कहती है मैं अगले 5 साल में $10 मिलियन की सेल्स को टच करना चाहता हूँ, $2 बिलियन की सेल्स को टच करना चाहता हूँ। अब मैं जिस भी सेल को टच करना चाहता हूँ, उस सेल को टच करना तो ठीक है, सोचने में तो हम भी गुमान करने में कोई मसला नहीं है, बट उस गुमान को पूरा कैसे करेंगे, तो हम सारे पॉसिबल एक्शंस लिखेंगे। सर हम क्वालिटेटिव सेल्स पे फोकस करते हैं या क्वांटिटेटिव सेल्स पे फोकस करते हैं? हमारी क्वांटिटेटिव सेल्स है तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, हमारी पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी क्या है, हम कैसे पेनिट्रेट करते हैं मार्केट में। जब हम पेनिट्रेट करते हैं तो हम नीश प्लेयर्स को बेचते हैं या हम जो है वो बेसिक प्लेयर्स को बेचते हैं, हमारी प्रोडक्ट ऐसी है जो सबके पास जाती है, हमारी प्रोडक्ट के मार्जिन कितने होते हैं, इंडस्ट्रियल मार्जिन क्या, ये सारी बातें समझते हुए हम एक प्लान बनाए। जब हम ये प्लान बना लेंगे तो अब आप, जाहिर है आपका प्लान इज बीइंग मेड इन अ फूल्स पैराडाइज, एक फेरी टेल में प्लान बना है ना, और फेरी टेल के प्लान जो होते हैं वो जाहिर है उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जब हम प्रोज एंड कॉन्स करेंगे तो अब हम इस प्लान को क्रिटिकली इवेल्युएट करें। अब देखिए, मैं, मुझसे पूछे आप अच्छे हैं, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा हूँ, लेकिन इससे पूछेंगे तो हो सकता है यार ये 4 बुराइयां भी बता दो यार, ये 4 बुराइयां इसकी। तो अब मैं इस प्लान को किसी क्रिटिकल इवेल्युएटर, जो कि पेपर में आप होते हैं, जो कि पेपर में आप होते हैं, अब देखो पेपर की कहानी समझ आने लग गई है। सर मुझे पेपर में आपकी कंपनी का करंट स्टेटस बताया जाएगा जो कि प्री सीन में होगा, फिर मुझे ये बताया जाएगा कि मेरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको एक पेपर की एग्जांपल देता हूँ। एक मर्तबा SBL के एग्जाम में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का सवाल आया। बोलता है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का क्वेश्चन है ना, उसके अंदर वो एक प्लेन एरिया पे रोड की कंस्ट्रक्शन करता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, और वो बोलता है कि मैं अब सोच रहा हूँ कि क्योंकि गवर्नमेंट के हालात यहाँ पे मुश्किल होते जा रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज राइट नाउ नॉट इन अ पोजीशन टू हेल्प द प्राइवेट सेक्टर, दे आर मेकिंग स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर, सो व्हाट वी आर डिसाइडिंग टू मूव टू कंट्री बी, बट कंट्री बी इज अ माउंटेनियस एरिया, क्रिटिकली इवैल्यूएट द सिचुएशन।
बताए क्या होगा, सोचो। मैं मूव करने जा रहा हूँ, पता है क्रिटिकल एवेल्युएशन, यस। एक्सेल तो लगेगा, कोई एक एवेल्युएशन बताएं, कोई एक बात बताए जो आपको लगता है मैं लिख सकता हूँ। मैं बताऊं, आप करने जा रहे हैं, आप बिजनेस स्ट्रैटेजी को 360 डिग्री घुमा रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या एक्सपीरियंस? कंस्ट्रक्शन करना कहाँ पे? प्लेन एरिया में। आपका कंस्ट्रक्शन करने कहाँ जा रहे हैं? माउंटेनियस एरिया में। इसका मतलब है माउंटेनियस एरिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, बिकॉज हथौड़े से माउंटेन नहीं तोड़ा जा सकता। मेरी बात समझे? बच्चा कहता है सर दोनों ही तो कंस्ट्रक्शन है, दोनों जगह रोड ही तो बन रहा है, क्या हो गया? एग्जामिनर ने आंसर में क्या लिखता है? लिखता है जो माउंटेनियस एरिया की कंस्ट्रक्शन है वहां पे रोड की कंस्ट्रक्शन करना एक अजाब है, वहां पे आपको एक डिफरेंट किस्म का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, प्लस जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है इतनी आसानी से मोबिलिटी नहीं हो सकती, बिकॉज अ पर्सन लिविंग इन अ प्लेन एरिया इज नॉट एबल टू लिव इन माउंटेनियस एरिया। अब ये छोटी सी एक बात थी जो बच्चा भूल गया। हैवी मशीनरी कैपेक्स चाहिए ना, बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए आपको, राइट? तो आपको हैवी मशीनरी भी चाहिए, आपको हैवी एक्सपेंडिचर भी चाहिए, आपको रीलोकेशन ऑफ लेबर भी चाहिए, आपको वहां पे जो है वो इंजीनियर्स भी चाहिए, बहुत सारी चीजें और चाहिए। सो दिस मीन्स कि वो आपसे पेपर में क्या कहेगा, मैं अभी कहाँ हूँ, मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, अब बताओ मेरे पास ये स्ट्रैटेजिक चॉइस है, एवेल्युएट करो। और यकीन माने वो अपनी चॉइस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। वो आपसे बोलेगा कि एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर है, ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बट द सीएफओ और सीईओ ऑफ द कंपनी इज कंसर्न्ड दैट ही इज वेरी ओवर ऑप्टिमिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ही वांट यू टू क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस प्रोजेक्ट। तो अब आपका काम है, we'll talk about internal resources, we'll talk about external resources, we'll use model in order to evaluate। हम एक मॉडल का इस्तेमाल करते हुए इसको करेंगे। यार नमाज का टाइम हो गया, एक काम करते हैं 10 मिनट का नमाज ब्रेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, ठीक है? लेट्स गो फॉर अ नमाज ब्रेक। ओके लेट्स रिज्यूम। हम बात कर रहे थे क्या? हम बात कर रहे थे स्ट्रैटेजी इन एक्शन। आपने अपने सारे स्ट्रैटेजिक चॉइसेस सेलेक्ट कर लिए, अब आप क्या करेंगे? अब आप सेलेक्ट कर देंगे वो स्ट्रैटेजी जो आपके सर्कमस्टांसेस में बेस्ट सूट करती है, ठीक है? अच्छा, इंप्लीमेंट करेंगे सेलेक्टेड स्ट्रैटेजी और मॉनिटर करेंगे रिजल्ट। देखिए सबसे बड़ा काम क्या है? मॉनिटर करना। अगर आपके रिजल्ट अचीव नहीं हो रहे तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको
एक बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ। एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा। उस कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर अपने ऑटोमोबाइल को जब मैन्युफैक्चर तो नहीं, असेंबल करके पाकिस्तान में बेचना शुरू किया, तो उसने एक बड़ा जबरदस्त काम ये किया कि उसने टेलर मेड कार का कुछ मॉडल इंट्रोड्यूस किया। वो मॉडल ऐसा था कि वो आपको ना एक कैटलॉग देते थे फीचर्स का, और आपसे कहते थे कि आप इस पर टिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाड़ी एक्स मेरे पास और एक गाड़ी एक्स इसके पास, तो हो सकता है गाड़ी बाहर से तो एग्जैक्ट एज इट इज सेम दिखती थी, लेकिन अंदर से कुछ फीचर्स में फर्क आ जाता है। जैसे पैनारोमिक रूफ के अलावा आपके पास जो है वो 360 रूफ दे दिया उन्होंने, तो वो आपके पास एडिशनल फीचर होता है। यानी अब मिसाल के तौर पे अगर मेरी गाड़ी जो है वो 60 लाख रुपीस की हो सकता है, इसकी वही गाड़ी 70 लाख रुपीस की हो। मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन बट फ्रॉम कंपनी, ठीक है। जैसे किसी गाड़ी के अंदर उन्होंने जो है वो कैमरा रियर व्यू मिरर दे दिया, किसी गाड़ी के अंदर नहीं दिया। अब आपने बोला भाई ये चीज है, तो इस तरीके से जो है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, इंट्रोड्यूस बहुत अच्छा किया, पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा था इनका, इनका विजन बहुत अच्छा था, लेकिन इनकी मार्केट बहुत अच्छी नहीं थी। बिकॉज इन पाकिस्तान हम गाड़ी खरीदते हैं विद पर्सपेक्टिव कि ये हमें फ्यूचर में कितना रिटर्न देगी। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, अब OLX पे एक गाड़ी एक्स आ रही है 60 लाख की, और वही गाड़ी एक्स आ रही है 80 लाख की, तो नो वन इज गोइंग टू बाय। कोई ये नहीं देखेगा कि इसके फीचर ज्यादा है, लेदर सीट्स है, रिट्रैक्टेबल मिरर है, रिक्लाइनिंग सीट्स है, या कुछ भी ऐसी बात है, वो चीज उसके अंदर नहीं पता, और लोगों को इस फीचर्स के पता भी नहीं था। मैं गाड़ी का नाम भी बताया, हेवल है, हेवल ने इंट्रोड्यूस किया। हेवल ने इस ऑप्शन को फिर दो लिमिटेड एरियाज में कन्वर्ट कर दिया। जब हेवल ने इंट्रोड्यूस किया था, पहले ये कैटलॉग देते थे, आप कैटलॉग पे टिक करते थे, आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन होता था, उस कैटलॉग पे प्राइसिंग आती थी हर फीचर की, और आप उसको साइन करके कहते थे कि हाँ जी मुझे ये गाड़ी जो है वो इस तरह में चाहिए है। फिर क्या होता था, अचानक से लोगों ने कहा कि भाई ये तो बेकार हो गया, क्योंकि अगर मैं एक गाड़ी 80 लाख की या फुल ऑप्शन खरीद लूँ, उसको फुल ऑप्शन भी नहीं कहते थे, उसको टेलर मेड ऑप्शन में फुल ऑप्शन अगर मैं खरीद लूँ, तो मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे फुल लोग कंपैरिजन में बोलेंगे कि यार यही गाड़ी 60 लाख में, यही गाड़ी 80 लाख में, तो मैं नहीं खरीदना चाहूंगा 80 लाख में। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार अब हमने ये स्ट्रैटेजी, देखो स्ट्रैटेजी फेल हो गई। अब इस स्ट्रैटेजी को फेल होने के बाद अब हम क्या करें, अब हम इस स्ट्रैटेजी का एक काउंटर ऑप्शन निकालें। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो चीजों में कन्वर्ट कर दिया विदाउट गिविंग कैटलॉग। दे डिसाइडेड कि आइदर यू कैन गो फॉर ऑप्शन ए जिसमें ये 6 फीचर है, और यू कैन गो फॉर ऑप्शन बी जिसमें ये 4 फीचर। ये 4 फीचर वाली गाड़ी और 6 फीचर वाली गाड़ी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, करोला की टोयोटा क्रॉस। अगर आपने टोयोटा क्रॉस के दो मॉडल देखे हो, तो एक हाइब्रिड और बहुत ज्यादा फर्क नहीं, तो जाहिर है वो हाइब्रिड वाला मॉडल या जो ई पावर वाला मॉडल है वो ज्यादा अच्छा चल पड़ा। फिर आपने मॉनिटर करना है रिजल्ट्स को। अमेंड स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज को अमेंड करेंगे अगर आपको लगता है कि आपका डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो अचीव नहीं हुआ। अब अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जिस पे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, एनवायरनमेंट मींस एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट सराउंड और अफेक्ट द बिजनेस, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, लॉ, कस्टमर्स एंड कंपटीटर्स। देखें, मैं आपको बड़ी बेसिक, बड़ी करंट एग्जांपल की बेसिस पे ये बात समझा सकता हूँ। करंटली हमारी इकोनॉमी के अंदर जो लीगल फैक्टर्स है वो 360 डिग्री चेंज कर दिए गए हैं, वो एक्सेसिवली चेंज कर दिए गए हैं, वो ड्रास्टिकली चेंज कर दिए गए हैं। लॉज पे टैक्सेशन के इम्पैक्ट बहुत हद तक बढ़ा दिए गए हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आप अगले आने वाले 8-10 दिन में ये चीज नोट करना, आप अगले आने वाले 8-10 दिन में ये चीज नोट करना, तो अंदाजा होगा कि किस हद तक ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करे। अभी यकीन माने बहुत सी इंडस्ट्रीज के हेड्स, बहुत सी इंडस्ट्रीज के अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, बड़े लेवल के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि इन सारे लॉज के चेंज होने का हम पे क्या इफेक्ट आए। what will be the effect of the changes in the law on our industry? For example, एक सिंपल सी बात है, एजुकेशन इंडस्ट्री पे मुझे जो लगता है, अगर ये 15% का टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया जो हेल्थ और एजुकेशन पे हो रहा है, पता है आपको ये बात, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ना ये 15% का सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, सेल्स टैक्स, SST लगा दिए। यानी अब आपकी फीस में SST चार्ज होगा, ठीक है, और सिर्फ फीस में SST चार्ज नहीं होगा, अब आपकी ACC की फीस में भी चार्ज होगा, और फॉरेन ट्रांजेक्शन पे भी 16% टैक्स है। और मजे की बात यह है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पे सांस लेने में भी टैक्स, यानी आप सोचे कि आपके ऊपर बहुत ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ टैक्सेशन लगाई जा रही है। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंडस्ट्री पे तो नहीं है ना, हेल्थ पे भी है, एजुकेशन पे भी है। किस तरीके से इम्पैक्ट होगा ये चीज आपको नोटिफाई करेगी, और इस चीज की बेसिस पे अगले 1 साल की डिसीजन मेकिंग होगी।
सारे बड़े बड़े जाइंट्स इस वक्त, सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आर राइट नाउ बटिंग देयर हेड्स टुगेदर, और अब वो लेके बैठे हुए कि हम सोचेंगे कि हमारी इंडस्ट्री पे क्या इन्फ्लुएंस आने वाला है, इंक्लूडिंग द एजुकेशन इंडस्ट्री। ठीक है, इनको ये इंडस्ट्री बड़ी लुक्रेटिव लग रही है, इनको ये इंडस्ट्री में बड़ा पैसा नजर आ रहा है, हालांकि है नहीं, ये तो फलाई काम है ना, फलाई काम है, क्या मतलब यार। खैर आगे बढ़ते नहीं, बाकी ये तो आपके, मैं यही कह रहा हूँ, चले उस पे होना चाहिए ना, ये टीचिंग पे क्यों लगा रहे हैं। ये जैसे हम जैसे बेचारे जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जो पढ़ा लिखा के लोगों को अच्छा आदमी बना रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं यार। हमें मिलता क्या है, दुआएं मिलती है तुम लोगों की बस। फिर तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट बेसिकली। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम डिवाइड करें तो दो टाइप्स में डिवाइड हो सकती है, जनरल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दैट परटेन्स टू द कंट्री एंड इमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दैट परटेन्स टू द इंडस्ट्री इन विच वी ऑपरेट। कहता है प्रेडिक्शन। अच्छा अब तुम मुझे एक बात बताओ, देखो तुम लोग भी तो बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, if the dollar rate is going to increase या if UK pound rate is going to increase, this will have an impact। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहली क्लास में मैंने कहा भी है कि यार आप लोग मुझ पे ना 1 लाख रुपए का भरोसा करके बैठे इस वक्त। ठीक है, 1 लाख प्लस का भरोसा करके बैठे, तो 1 लाख का तो पेपर ही है, उसके बाद ये बाकी सारी फीसेस वगैरह मिला, तो इट्स ह्यूज ह्यूज भरोसा जो आप मेरे पे लेके बैठे हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि आप इस भरोसे को आप भी कायम रखें, मैं भी कायम रखें। पहली बात। दूसरी बात, सर प्रिडिक्शन क्या है, एज द इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन। देखिए अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वायरमेंट की अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अब इस अनसर्टेनिटी में हम कैसे उस एनवायरमेंट को इनकॉर्पोरेट करें। मैं आपको एक बेसिक सी मिसाल देता हूँ। आपको वो साल याद है जब पाकिस्तान में एमनेस्टी स्कीम आई थी? एमनेस्टी स्कीम पता है? हाँ, काले पैसे को सफेद कर, हाँ शपरदर्दी, शपरदर्दी लेके, हाँ बिल्कुल, पूछा नहीं जाएगा, 2% पे आपका पैसा सफेद। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अच्छा, हमारे पास हमारे यहाँ एक बंदे को मैं जानता हूँ जिसने कोई तकरीबन 10 करोड़ रुपए के ऊपर एक इनवॉइस नॉर्मल टैक्स रेट पे टैक्सेबल इनकम में अपनी शो की थी। मतलब 10 करोड़ की एक इनवॉइस थी जिसको इसने 1 करोड़ रुपए नॉर्मल टैक्सेबल रेट के ऊपर शो की थी। यानी मैं यूं समझ लें कि इस 1 करोड़ रुपए के ऊपर इसने जो है वो अमाउंट दिया था अराउंड 13% का, यानी 1 करोड़ पे 13 लाख। ठीक है, 13 लाख रुपए का इसने अमाउंट जो है वो 13% का पे कर दिया था टैक्स। और इसने बाकी का 9 करोड़ रुपए अपने पास एज ब्लैक इकोनॉमी या ब्लैक इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस आदमी की प्रिडिक्शन थी, ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सीएफओ ऑफ अ कंपनी। सीएफओ ऑफ अ कंपनी ने बोला कि यार ये जो 10 करोड़ की अमाउंट है ना, इसको हम 10 करोड़ नहीं करेंगे, इसको हम शो करेंगे 1 करोड़ रुपए। इस 1 करोड़ पे वी आर गोइंग टू पे एन अमाउंट ऑफ टैक्सेशन विच इज इक्विवेलेंट टू 13% एज पर द नॉर्मल लॉज ऑफ पाकिस्तान। और ये 9 करोड़ रुपए के अंदर हम कैश डीलिंग करेंगे। अच्छा, कंपनी का ये कहना था यार आप हमारा पैसे को ब्लैक कर रहे हैं। उसने कहा देखो मैं सीएफओ हूँ, मेरी एक प्रिडिक्शन है, इस वक्त जो टैक्स रिजीम आने वाला है वो एक एमनेस्टी स्कीम निकालेगा अगले आने वाले 6 महीने 8 महीने। अच्छा, यकीन माने अगले 6 महीने 8 महीने में एक एमनेस्टी स्कीम आई, उन्होंने वो 9 करोड़ रुपए की इनवॉइस पास कराई, नेक करवाई, कितने परसेंट पे? 2%। एमनेस्टी स्कीम क्या थी? वो ये थी कि आप अपना ब्लैक पैसा लेके आए, उस पर टैक्स भर दें, जितने पे आप टैक्स भरेंगे आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा, उस रिटर्न पे आपसे नहीं पूछा जाएगा ये पैसे कहाँ से आए, बस हम आपको टैक्स एम्बिट के अंदर लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप टैक्स पे करें और अपने पास वाइट पैसा लाएं। सर उसने बकिया 9 करोड़ रुपए 2% पे कंपनी को टैक्स पाक करवा के दिया। जब 2% पे टैक्स पाक करवा के दिया तो आप अंदाजा लगा लें कि सर एक आदमी जिसने 10 करोड़ की उस डे वन पे इन्वेस्टमेंट की, या कोई चीज खरीदी, कोई कोई प्रपोजल में पैसा लगाया, इनकम कमाई, तो अब आप मुझे बताओ अगर उसने 13% के हिसाब से किया तो कौन अच्छा, चोर अच्छा कि नेक आदमी अच्छा? सर चोर अच्छा। क्यों? उसने 2% में अपने पैसे को पाक करवा दिया। देखें, दिस इज वॉट प्रिडिक्शन, दिस इज वॉट फोरकास्टिंग इज, बट इट नेवर एवर वी कांट से इट ओवर हियर दैट ईच एंड एवरी प्रिडिक्शन इज गोइंग टू बी 100% एक्यूरेट। मैं आज आपको ये बात बोल रहा हूँ, मैं आज आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले 6-8 महीने में कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आने वाली। IMF अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको साथ में ये बात भी बोल रहा हूँ
शायद प्रॉपर्टी पे आ जाए। मेरी बात दोबारा सुनना, इस वक्त आगे आने वाले कुछ महीनों में कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आने वाली, शायद प्रॉपर्टी पे आ जाए। प्रॉपर्टी पे बड़े बुरे हालात है। प्रॉपर्टी की जो मैं बातें सुन रहा हूँ ना गवर्नमेंट से, मुझे ऐसा लगता है शायद दे दे। और अगर देंगे ना तो इतना काला पैसा वाइट होगा, इतना काला पैसा वाइट होगा कि आप ढूंढते रह जाएंगे काला पैसा कहाँ है, सबके पास वाइट पैसा आ जाएगा। और ये वाला ऑब्जेक्टिव होता है उसका। इस तरीके से आप अपने पैसे को जो है वो साफ कर सकते हो। सो प्रेडिक्शन मीन्स एज द एनवायरमेंट इज अनसर्टेन, प्रेडिक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्लान अहेड. The better the prediction, the more successful the strategy will be. Tools used in prediction is forecasting. अच्छा, अब आप मुझे बताओ, what is the difference between forecasting and budgeting? जी, बजटिंग और फोरकास्टिंग में फर्क क्या है? बजटिंग जो है ना वो पास्ट डेटा की बेसिस के ऊपर की जाती है। तो फोरकास्टिंग भी तो हिस्टोरिक ट्रेंड्स पे होता है। बजटिंग शायद। अच्छा, एक बात बताओ, वेदर फोरकास्ट होता है या वेदर बजट? सही। देखो, जो फोरकास्टिंग होती है ना, वो एक ओल्ड डेटा की बेसिस पे फ्यूचर डेटा निकाला जाता है। यानी लास्ट जून में हमें बारिशें नजर आई हैं, तो इस जून में भी बारिशें नजर आएंगी। लेकिन जो बजट होता है ना, वो ये होता है कि लास्ट मंथ की टोटल एक्सपेंडिचर इतना था, तो इस मुकाबले में इन्फ्लेशन इंडेक्स एडजस्टेशन के हिसाब से इस मंथ का जो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इतना होगा, और उससे अगले महीने का अजम्पशन है कि इतना होगा। ये बजट। तो बजटिंग इज ऑन इमीडिएट हिस्टोरिक डेटा, फोरकास्टिंग इज ऑन एनालिटिकल हिस्टोरिक डेटा, विच मीन्स कि हम एनालाइज करेंगे हिस्टोरिकली जून में बारिश हुई है 15 के बाद, तो इस दफा भी 15 के बाद ही बारिश होने के इम्कान है। So this means forecasting is based on historic data. For example, average sale. बेटा पिछले 5 साल में 10 लाख रुपए की सेल हुई है हर साल, तो इस साल भी मुझे लगता है 10 लाख की होगी, और मुझे आगे आने वाले सालों में भी लगता है कि 10-12 लाख से ऊपर तक की सेल जा सकती है। However, it is not necessary that historic trend will continue. देखें, कोविड ने सबको हैरान कर दिया। कोविड ने सारे ट्रेंड फेल कर दिए। कोविड के इनिशियल डेज पे लोग प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे थे, लोग बजटिंग नहीं कर पा रहे थे, लोग फोरकास्टिंग नहीं कर पा रहे थे। पीपल वर टोटली कंसर्न के करे तो करे क्या। फिर सिनेरियो बिल्डिंग। व्हाट इफ सिनेरियो पढ़ा है तुम लोगों ने कभी? क्या होता है? मल्टीपल ऑप्शन। सही, मैं बताता हूँ। वेरियस सिनेरियोज आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दी की अजम्पशंस। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा इसके ऊपर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है? क्या सिनेरियो बिल्डिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस सेम ही है? क्या होता है बताओ अली? सेंसिटिविटी एनालिसिस तो हम ये देखते हैं ना कि एक चीज के चेंज होने का दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, सिनेरियो तो हम होते हैं, हाँ भाई ये सिनेरियो होगा। मिसाल के तौर पे चलो मैं तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। आप मुझे बताओ, मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रोडक्ट ए। ठीक है, इस प्रोडक्ट ए को अगर मैं लॉन्च करता हूँ तो मेरी कॉस्ट लगती है $10 मिलियन की। ये मेरी कॉस्ट है, याद रखना। सर ने क्या पूछा? मैंने पूछा सेंसिटिविटी एनालिसिस और आपके पास सेंसिटिविटी एनालिसिस और आपके पास सिनेरियो बिल्डिंग में क्या फर्क है, ये पूछा मैंने। ठीक है, अच्छा, अब मुझे इस प्रोडक्ट ए को लॉन्च करने पे मैं एक डिसीजन ट्री बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट ए को लॉन्च करने में 2 ऑप्शन है, या तो मैं टेस्ट रन करूं या मैं नो टेस्ट रन करूं। यानी मैं पहले टेस्ट रन करके देख लूं या मैं नो टेस्ट रन करके देख लूं। अच्छा, अगर मैं टेस्ट रन करके देखता हूं तो मेरे पास 3 ऑप्शन आ सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए ये होगा कि अगर मैं टेस्ट रन करता हूं तो मेरे पास 60% प्रोबेबिलिटी है कि मैं इससे 50 मिलियन कमाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन बी ये है, मतलब ऑप्शन कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी भी ये है कि मेरे पास 30% प्रोबेबिलिटी है कि मैं टेस्ट रन करके अगर लॉन्च करता हूं तो मैं जो है वो 20 मिलियन कमाऊंगा। और
प्रोबेबिलिटी नंबर सी ये कहता है कि अगर मेरे पास 10% प्रोबेबिलिटी है कि मैं जो है वो -2 मिलियन कमाऊं, यानी लॉस पे जा सकूं, और नो टेस्ट रन करता हूं तो मेरे पास ऑप्शन डी आता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 100% प्रोबेबिलिटी कि मैं जो है वो 3 मिलियन के लॉस में जाऊं, 3 मिलियन के लॉस में जाऊं। तो आप इस पे क्या करते हैं? इस पे हम निकालते हैं एक एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या करते हैं भाई? प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दी फोरकास्टेड सेल्स। तो ये कितना होगा? 35 मिलियन। ये कितना होगा? 6 होगा, 6 मिलियन। ये कितना होगा? 0.2 माइनस, और ये कितना होगा? माइनस। इसका मतलब है मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे आएगी -3, और जरा इसको निकालो, कितना आ रहा है? 41 माइनस 0.2, 40.08, 40.08। इसका मतलब है मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है कि अगर मैं, नहीं मिला के ना, दोनों को मिला के बताओ कितना आ रहा है? 36.0। तो इसका मतलब है मैं हर किस्म की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को अगर अकाउंट फॉर कर लूं, नुकसान और फायदे सब मिला लूं, तो 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे कम से कम मेरा हिस्टोरिक डाटा कहता है कि 36.08 मिलियन की पहली प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। बट मेरी बात याद रखना, इस सारी चीजों में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो है आपका सेल्स की फोरकास्ट है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो है आपकी परसेंटेज। सारा गेम यहाँ पे आके रुक जाता है कि आपकी परसेंटेज आपने कैसे सेलेक्ट की है। आपने सिनेरियो बदला थोड़ा सा, अगर मैं सिनेरियो को चेंज कर दूं ना, यानी अगर मैं सिर्फ इस 50 को 12 कर दूं, और मैं इस 20 को 5 कर दूं, और मैं इस लॉस को जो है वो -5 कर दूं, तो आप नुकसान में आके खड़े हो। So this is what scenario building is. What we are trying to do is we are trying to create a scenario based on our assumptions that we think are the most validated assumption based on the historic data. सिनेरियो बिल्डिंग में क्या कर रहा है? कहता है वेरियस सिनेरियोज आर प्रिपेयर्ड। देखिए मैंने 3 सिनेरियो बनाए ना टेस्ट रन के, एक सिनेरियो बनाया नो टेस्ट रन का, और मैंने देखा कि इस टेस्ट रन करने में कितना फायदा है और नहीं करने में कितना नुकसान हो सकता है। फिर कहता है various scenarios are prepared based on the key assumption, that is what if scenario. What if the sales percentage increases? What if we are thinking that we might only be able to get 60% success in selling an amount of around 50 million, but what if the success rate goes to 80%, and what if the success rate goes to 20%? What if there is a new law and regulation in the economy? What if the dollar rate increases or the dollar rate decreases? What if there's an inflation? What if we are selling a luxury item and the people are no more in a position to buy luxury item? What if the disposable income of an individual is decreasing? Here, this is known as the US dollar rate, petrol prices, economic growth, etc. कस्टमर डिमांड एक्सेट्रा। की assumptions आर ड्राइवर्स फॉर चेंज। यहाँ पे जो हम assumption ले रहे हैं उनको हम ड्राइवर्स फॉर चेंज कहते हैं। ये वो चीज है जिसको हम जब चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। सिनेरियोस कैन बी बिल्ट एट मैक्रो कंट्री लेवल, दैट इज नोन एज मैक्रो सिनेरियो। अच्छा, अब ये मैंने माइक्रो सिनेरियो बनाया। अब इसमें मैं अगर एक चीज और इनकॉर्पोरेट कर दूं ना, एंड दैट इज द टैक्सेशन अमाउंट। मैं यहाँ से आगे एक टैक्स का भी अमाउंट डाल दूं और उसको माइनस कर दूं, तो मेरा सिनेरियो बदलेगा। मैं यहाँ से आगे एक प्रेडिक्शन डाल दूं कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम गिर रही है, तो इस परसेंटेज में 10% का डिक्रीमेंट आ सकता है अगले एक साल में, और 5% का उसके अगले साल में, और 8% का उससे अगले साल में, तो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। तो देखो मेरी सारी की सारी बात यहाँ पे डिपेंड करती है ऑन द प्रेडिक्शन दैट आई एम गोइंग टू टेक इन द नियर फ्यूचर। जिसकी प्रेडिक्शन अच्छी उसका सेल अच्छी, जिसकी सेल अच्छी उसका बिजनेस अच्छा, जिसका बिजनेस अच्छा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी। देखो याद रखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपको टॉपिक का नाम समझ आ गया तो टॉपिक का काम समझ आ गया। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया ना तो यू आर डन, राइट। फिर मल्टीपल सिनेरियोज आर बिल्ट इन द कंडीशन ऑफ हाई अनसर्टेनिटी सो दैट। अच्छा, अब देखो हाई अनसर्टेनिटी के अंदर ना, अभी जैसे आपको किसी भी इंडस्ट्री को उठा लो, किसी भी इंडस्ट्री, और बोलो कि यार अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन बताओ, वो नहीं बताएगा। आप इस वक्त एक काम करना, चले अभी आप लोग जब घर जाएंगे ना, एक काम कीजिएगा, पाकिस्तान के कुछ बड़े
ब्रोकरेज हाउसेस की रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता है। मैं नाम बता देता हूँ, BMA, आपके पास जो है वो शर्मन सिक्योरिटीज, आपके पास जो है वो ये जो इनसाइड हो गया, आपके पास ये दो चार अच्छी सिक्योरिटीज के अगले 3 महीने की किसी भी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस निकालना। पता है क्या होगा? दिस इज राइट नाउ द सिनेरियो इज वेरी वॉलेटाइल। पता ही नहीं है किस पे टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, आखिर में ऊंट किस करवट बैठता है हमें नहीं समझ आ रहा। लेकिन जिस करवट बैठेगा, कोई इंडस्ट्री सफर करेगी, कोई इंडस्ट्री ग्रो करेगी, किसी इंडस्ट्री को उठा दिया जाएगा, किसी इंडस्ट्री को गिरा दिया जाएगा। सो इट सेज दैट सर ये टेक्निकल एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड सिनेरियो बिल्डिंग इज सेम एज एनालिसिस इज बेस्ड ऑन दी, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, मल्टीपल सिनेरियोज आर बिल्ट। अब environmental analysis, every business has to analyze both the environment in order to prepare the strategy. As there are two types of environment, both the external environment should be analyzed with two models are used to analyze the environment. General environment को जब भी तुम analyze करोगे, पेपर में 2-3 नाम दिए जाते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता जा रहा हूँ इन बातों को। जब भी पेपर की रिक्वायरमेंट में वो आपसे कहता है that analyze the general environment in which ABC company is operating, तो रिमेंबर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि आप यहाँ पे पेस्टल या पेस्ट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। बट जब वो आपसे कहता है कि एनालाइज द इमीडिएट एनवायरनमेंट, याद रखना वो कभी भी, देखें P1 P3 के एग्जामिनेशन में वो हमेशा मॉडल का नाम बताता था। SBL के एग्जाम में जो उसने एक चीज मुश्किल की है वो ये किया है कि मॉडल का नाम छुपा लिया। वो अब आपको कभी भी डायरेक्टली मॉडल का नाम नहीं देगा। लेकिन अच्छा, अब मैं आपको आज एक ऐसी बात बोल रहा हूँ जो शायद आपको सुन के अच्छा भी लगे और सुन के आप सोचने पे भी मजबूर हो जाए। सर मैंने तो सुना है SBL के एग्जाम में जनरल अंडरस्टैंडिंग पे भी पेपर हो जाता है, सही सुना है? सर मैंने तो सुना है कि SBL के एग्जाम में मॉडल ना भी याद हो और कुछ जैसा कुछ लिख लो तो सही क्या पेपर हो जाता है, सही सुना है? लेकिन मैं आपको आज एक बात बोलता हूँ, एक इंसान है, उसके अंदर एक स्केलेटन होता है। अब जब स्केलेटन होता है तो वो एक इंसान लगता है, लेकिन अगर स्केलेटन नहीं भी होता तो भी वो इंसान लगता है, लेकिन एक अजीब सा इंसान लगता है। रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड आंसर एंड द बेस्ट आंसर। अ बेस्ट आंसर विल हैव अ मॉडल, अ गुड आंसर विल बी रिटन इन जनरेट फॉर्म। समझ नहीं आई बात? सर क्या मैं मॉडल के बगैर भी लिख सकता हूँ? हाँ, देखो पेस्टल मॉडल कोई ऐसा मॉडल थोड़ी है कि जिसकी बेसिस के बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे उसने आपको पॉलिटिकल बातें लिखी, आप भी पॉलिटिकली लिखोगे ना कि भाई मुझे ये 6 चीजें पॉलिटिकली आपके फेवर में नजर आ रही है, ये 4 चीजें मुझे टेक्नोलॉजिकली आपके फेवर में नजर आ रही है, 2 चीजें मुझे लीगली आपके फेवर में नजर आ रही है या आपके अगेंस्ट नजर आ रही है, तो आप भी वैसे ही लिखोगे, बस एक स्केलेटन देने के लिए। याद है मैंने पहली क्लास में क्या दिखाया था? एग्जामिनर को हेडिंग पसंद है, हेडिंग कहां से लाओगे? हेडिंग मॉडल से लाओगे। सर जेनेरिक आंसर लिखने पे पास होता है बच्चा, होता है, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, मार्क्स कम आएंगे। सर मॉडल वाला आंसर लिखने पे पास होता है, पास नहीं होता सिर्फ, बच्चा फर्स्ट भी आता है, बच्चा टॉप भी लाता है, बच्चे के पास होने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक द स्केलेटन ऑफ योर एग्जाम। तुम मॉडल डालो, तुम्हारा पेपर देखो, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कैसे? मैं सोच लिया भाई इस पे तो पैसा लग रहा है, मुबारक हो। अब मैं पता क्या ढूंढूंगा? पॉलिटिकली ढूंढूंगा, इकोनॉमिकली ढूंढूंगा, सोशली ढूंढूंगा। अब मुझे ये नहीं पता कि यार ये जो लाइन है, अब मिसाल के तौर पर मॉडल नहीं लिख रहा, मैंने पहली लाइन लिख दी सोशल वाली, दूसरी लिख दी पॉलिटिकल, तीसरी वाली टेक्नोलॉजिकल, चौथी लिख दी मैंने लीगल। अब मैंने हेडिंग के बगैर लिखा। अब सोचो कितना हैपहैज़र्ड किस्म का आंसर। यानी आपसे मैं ये बोलूं कि यार मैं सुबह उठा, मैंने खाना खाया, उसको शायद डिनर बोलते हैं, और मैंने दोपहर में खाना खाया, उसको शायद ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और रात में खाना खाया शायद उसको लंच बोलते हैं। अगर मुझे 3 हेडिंग दे दी जाती ना कि बेटा पहले ब्रेकफास्ट लिखो, फिर लंच लिखो, फिर डिनर लिखो, मेरा आंसर बहुत अच्छा। दिस इज लाइक ए स्केलेटन, राइट? तो रिमेंबर, आपको बच्चे मिलेंगे यार बिलाल साहब मॉडल कराते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, इतनी हेडिंग याद करा देंगे, क्या फायदा? जनरल लिखो ना भाई, जनरल लिखो, लिखो, मैं मना नहीं कर रहा। कब लिखो? जब मॉडल ना लग रहा। जब मॉडल लग ही नहीं रहा तो फिर तो लिखना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई मेरी बहनों, जब तुम्हारे पास मॉडल अवेलेबल है तो आप मॉडल की बेसिस पे आंसर लिखें, आपका स्केलेटन अच्छा होगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा, आपका फॉर्मेट अच्छा होगा, आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आपका पेपर पास होगा। सिंपल लॉजिक है भाई। फिर कहता है सर अगर हम ये काम कर लें
तो अब आप मुझे एक बात बताएं, व्हाई डू वी वांट टू एनालाइज द स्ट्रेटजीज ऑफ अ बिजनेस? भाई मैं क्यों करना चाह रहा हूँ? सर मैं एक नॉर्मल परचून की दुकान पे गया, एक ग्रीन ग्रोसरी मार्ट पे गया, एक ग्रोसरी स्टोर पे गया, एक बिजनेसमैन से मिला, एक मेमन बिजनेस वाले से मिला, सर वो तो ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं लगा, सर वो तो ऐसी स्ट्रैटेजीज को इनकॉर्पोरेट नहीं करता। क्या है? जी, तो अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ये देखता कि भाई क्यों हम ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं। भाई देखिए मेरा सवाल है, सर ये टॉपिक क्यों पढ़ा, स्ट्रेटेजी क्यों पढ़ा, क्यों बना रहे स्ट्रेटेजी? मैंने तो कभी किसी मेमन बिजनेसमैन को स्ट्रेटेजी बनाते नहीं देखा। ठीक है, वो तो एक ही बात जानता है, प्रॉफिट कितरो थियो बा। ठीक है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि प्रॉफिट के वो कंपनी के अंदर ओवरहेड्स कॉस्ट ज्यादा है या कंपनी के अंदर ओवरहेड, वो कहता है अगर मेरा प्रॉफिट एक मेरे डिजायर्ड रिजल्ट के बराबर आ रहा है या उससे ऊपर आ रहा है तो मैं तो बहुत बहुत सही हूँ। तो ये कॉर्पोरेट वाले क्यों इसके पीछे पड़ते हैं? बेटा बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा बिजनेस कहाँ है। ठीक है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा बिजनेस को आगे आने वाली ऐसी क्या एक्टिविटीज है जो हमारे बिजनेस को हिट कर सकते हैं, और हमें ये जानना जरूरी है कि हम इन एक्टिविटीज को कैसे चेंज करेंगे नियर फ्यूचर। तो सर इस पेस्टल एनवायरनमेंट को आओ पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए पेस्टल में जो आपको वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे ना, ठीक है, वो क्या होंगे? सबसे पहले आपने देखना है, इज देयर एनी स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट दैट इज प्रिवेलिंग? भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 80% सवाल में ये होगा। मैंने अब तक जितना पढ़ा है ना, मैं बता रहा हूँ, सवाल में दिया हुआ होगा वी आर ऑपरेटिंग इन कंपनी ए और वी आर ऑपरेटिंग इन कंट्री ए, हर नेम इज कंपनी बी, कंट्री ए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज अनस्टेबल, पॉलिटिकल रिजीम्स आर चेंजिंग, लीगल फैक्टर्स आर चेंजिंग। वो आपको बोलेगा कि कंट्री ए के पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है जिसकी वजह से हम कंट्री बी में मूव करना चाह रहे हैं। वो पेपर में आपसे बोलेगा कि कंट्री ए के पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है जिसकी वजह से हम कंट्री बी में मूव करना चाह रहे हैं। आप हमें बताओ कि कंट्री ए के पॉलिटिकल सिचुएशन को कंसिडर करो और फिर बताओ कि क्या कंट्री बी के अंदर, अच्छा वो कंट्री बी का भी पॉलिटिकल सिचुएशन बताएगा। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ एसबीएल का, उसने बोला कि कंट्री ए के अंदर इस वक्त जो है वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और कंट्री ए की जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेशन लगाई जा रही है। हालांकि कंपनी बी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रेंडली कंट्री, जहां पे जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है उतनी सब्सिडी मिल जाती है, और पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कंट्री बी आर इंकरेजिंग दोज इन्वेस्टर हु ब्रिंग मशीनरी टू कंट्री बी सो दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्री बी कैन कम इनटू अ गुड सिचुएशन, और हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ ये बोलेगा कि कंट्री ए एक डेवलप्ड कंट्री है और कंट्री बी एक डेवलपिंग कंट्री। अब बच्चा पता क्या लिखे, चले जाओ कंट्री बी में चले जाओ। वो ये नहीं लिखता, वो ये नहीं देखता कि कंट्री बी में अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग कम होगी बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग इस वक्त एक वेल स्टेब्लिश, एक फाइनेंशियली वेल स्टेब्लिश मार्केट में आप थे, आप एक ऐसी मार्केट में जा रहे हो जो अंडर डेवलपिंग है, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये भी बताएगा दोनों कंट्रीज की। देखिए कंपैरिजन देगा तो तुम बात करोगे ना। देखिए पेपर में जब तुम पॉलिटिकल सिस्टम लिखोगे तो पता है क्या लिखोगे, वेयर वी आर एंड वेयर वी आर प्लानिंग टू, इन दोनों का डिफरेंस। वेयर वी आर राइट नाउ पॉलिटिकल हालात, एंड वेयर वी आर प्लानिंग टू मूव
पॉलिटिकल उसके हालात और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस में कितना फर्क है ये आप अपने एनालिसिस स्किल में डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल, currently we are in country A, the political system of country A is deteriorating, the interest rate of country A is right now 20%, however the interest rate of country B is just 10%. Country A is taking strict regulation or stringent rules and regulation against the private sector, however country B is encouraging private sector to contribute as much as possible in their economic growth. Country A is, however, a developed country where mature market is available and there are many competitors available in country A. Despite the fact that there are many competitors, still the people of country A are giving equal opportunities for each and every company to buy their products. However, country B is a developing country and the disposable income, हो सकता है disposable income का comparison दे दे, हो सकता है GDP का comparison दे दे, हो सकता है तुमसे GDP निकलवा ले. क्या फॉर्मूला होता है GDP निकालने का? जी, एग्रीगेट डिमांड निकालने का फॉर्मूला होता है, अल्लाह अकबर, मुझे लगा था आता है, C प्लस आई प्लस जी ई प्लस एक्स माइनस एम, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस, बेटा एक बार निकलवा चुका है, एक बार ये निकलवा चुका है दोनों कंट्रीज का ये जीडीपी और बोलता है कंपेयर करके बता. ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स है, इसके लिए क्या चाहिए तो माइनस, बेटा ये हाइपरबोला नहीं निकालना, जो फॉर्मूला शीट चाहिए तुम्हें, ये बेल कर्व थोड़ी है. इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएगा? सिंपल फॉर्मूला, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. बेटा लॉजिकल है ना, पूरे साल में कितनी कंजम्पशन हुई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एग्रीगेट डिमांड. पूरे साल में आपके मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, पूरे साल में आपके मुल्क के अंदर कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पूरे साल में आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है, और माइनस इंपोर्ट क्यों? क्योंकि ये वो चीजें जो आपने बाहर से मंगाई है और आपका पैसा पाकिस्तान से बांट. तो आपसे दो मुल्कों का कंपैरिजन भी करवा सकता है, एक छोटा सा फॉर्मूले से कैलकुलेशन भी करवा सकता है. यहाँ तक क्लियर होती है बात सबको. फिर सर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एग्जांपल लिबरल है या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है? देखिए कुछ गवर्नमेंट बड़ी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होती है. क्या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक जमाने में पाकिस्तान के अंदर भी ये मामला हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है और अगर आप कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक 2 मिलियन की इंडस्ट्री लगाते, सॉरी 3 मिलियन की इंडस्ट्री लगाते, छोटी सी फैक्ट्री लगाते, कॉटेज इंडस्ट्री लगाते, और आपके पास कम से कम जो है वो 3 एम्प्लॉइज मौजूद हैं, तो हम आपको 5 साल तक टैक्स हेवन में डाल देंगे. टैक्स हेवन का मतलब होता है टैक्स फ्री जोन में डाल देंगे, आपको 5 साल तक सेल पे 1 रुपया टैक्स नहीं देना. सर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट है, छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहा था. ठीक है, तो ये बहुत सारी कंपनीज करती है. पॉलिटिकल सिचुएशन फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग प्रोफेशनल एजुकेशन. हमारे यहाँ हो रहा है ना इस वक्त, गवर्नमेंट इज डिटोरिएटिंग प्रोफेशनल एजुकेशन, राइट? Government is asking the professional educators to move away from this country. Why are you educating these people? They should not be educated. We will charge them 15% sales tax, and if possible we will charge each and every amount of money whenever they are going to pay. Even a small penny received by any individual in this economy should be taxed at 15%. ये इनका सवाल, इनका मोटो है. दूध के ऊपर भी टैक्स, ठीक है, खाने पे भी टैक्स, सांस पे भी टैक्स, सोने पे भी टैक्स, सब चीजों पर टैक्स. इकोनॉमिक ग्राउंड सर. फिर उसके बाद पॉलिटिकल, सॉरी हो सकता है कवर पे है ना, कवर पे टैक्स. मतलब आप ऐसे कैसे मर सकते हैं, इस मुल्क में रह रहे हो मर रहे हैं, ये क्या बात है बेटा? ये यूट्यूब पे जाने एहतियात से बात करते हैं. सर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सर आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या है? हैरान कुन बात ये है, अगर आप पाकिस्तान की एवरेज डिस्पोजेबल इनकम देखें, आप यार किसी भी अंडर डेवलपिंग नेशन की 5 लोगों की इनकम पाकिस्तान की, सॉरी हमारी 5 लोगों की इनकम उसकी एक इनकम के बराबर होती है. एक किसी भी अंडर डेवलपिंग नेशन की एक बंदे की इनकम उठा लो तो एक कंपैरिजन है कि हमारे 5 लोगों की इनकम एक उनके अंडर डेवलपिंग कंट्री के एक सिंपल से लेबर की इनकम के बराबर होती है. ठीक है, तो हमारी इनकम जो है वो डिस्पोजेबल इनकम. और यार हमारी डिस्पोजेबल इनकम में बड़ा फर्क है. खुद सोचो दुबई के अंदर इस वक्त टैक्स रेट क्या है पता है आपको? It's just 5%. And right now we have a corporate tax of 29%. And we have a sales tax of 15-16%. Plus we have a special sales tax and we have this tax and we have that tax.
तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम क्या है? अच्छा, कहते हैं लग्जरी आइटम, मेडिकल कौन सा लग्जरी आइटम है? हेल्थ कौन सा लग्जरी आइटम है? एजुकेशन कौन सी लग्जरी है यार? खुद सोचो, एजुकेशन कौन सी लग्जरी? पहले पिछले पता है पिछली बार इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था हर उस बच्चा जिसकी सालाना फीस जो है वो 12 लाख क्रॉस करती है ना, उसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। अब इन्होंने कहा कि आप 1 रुपया भी फीस देंगे ना, उस पर टैक्स। तो ये नियर फ्यूचर जल्दी एसी से खत्म कर लो अपना, क्योंकि नियर फ्यूचर में मुझे तो ये नजर आ रहा है कि दे आर गोइंग टू हैव ह्यूज टैक्सेस ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यानी वो मुझ पे भी लगेगा, तुम पे भी लगेगा, मैं पैसे निकालूंगा तो भी टैक्स लग रहा है, एटीएम पे भी टैक्स लगा रहा है, एवरीथिंग इज नाउ बीइंग टैक्स 45%। और मजे की चीज बताऊं, आप में से कोई भी फाइलर नहीं है सब। आप है ना सर। नहीं तो मेरे उससे कार्ड से थोड़ी सबकी पेमेंट हो जाएगी फीस की, और ना मेरा कार्ड जो है वो इतना अच्छा है कि सबको पेमेंट करना चाहिए, कहते हैं पॉसिबल ही नहीं होगा। ज्यादा ही वो 1 लाख बना है, बात तो सीरियस। हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो होगा क्या, अल्टीमेटली ना एक और ब्लैक इकोनॉमी जनरेट होगी, यही होगा, यही होगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है यार। आपको पता है इस वक्त, यार एक सेकंड ना, एक बच्चों एक टेक्निकल इशू है, 1 मिनट। टेक्निकल इशू रिजॉल्व, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। फिर टैक्स इम्प्लीकेशंस, अच्छा टैक्स लगना एक बात है, और टैक्स की इम्प्लीकेशन पे स्ट्रिक्टनेस होता है एक अलग बात। कितना स्ट्रिक्टली टैक्स रेगुलेट किया जाता है सैलरीड इनकम के ऊपर, नॉट फेयर। आ जाओ फेस टू फेस क्लास में तुम लोग। फिर आता है रेट ऑफ रिटर्न। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मेमन की एक बात होती है, इस धंधे में मुनाफा कितना होगा, इस प्रोडक्ट में, इस चीज को बेचने में मुनाफा कितना होगा, ये बहुत बहुत बेसिक सा सवाल। मैंने ना एक मेमन के साथ अपनी लाइफ के 3 साल, 3.5 साल निकाले, काम किया था हमने। वो एक ही बात करते, पता है, वो उनको नहीं आता था अकाउंटिंग, उनके ऑडिटिंग स्किल्स नहीं थे, लेकिन वो एक बात कहते थे, प्रॉफिट केतरो थी होगा, पैसे कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं मुझे ये पता है, माइनस करूंगा मेरे पास इतना अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, कैश फ्लो जेब में कितना आ रहा है, टेक होम क्या है मेरा, बस। एंड और ये बहुत लॉजिकल बात है, ये हम जितने भी अकाउंटेंट बोले ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, धंधा तो ऐसे ही चलता है। फिर एक्सचेंज रेट्स ये मार रहे हैं इस वक्त, ठीक है, ऑल्दो आजकल तो खैर कुछ सस्टेनेबिलिटी आई है डॉलर के अंदर, लेकिन हर बिजनेसमैन को, देखो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने ना एक जमाने में एक रेस्टोरेंट रन किया था, ठीक है, हाँ एक जमाने में किया था, एक टाइम पे, नहीं नहीं एसबीआई नहीं था एक, मैं बताऊंगा, एक रेस्टोरेंट चलाता था, चाइनीज फूड बेचते थे हम लोग, और बहुत अच्छे लेवल पे था, ठीक। अच्छा, जब हम लोग चलाते थे ना, हम लोग बाहर से मंगवाते थे स्पाइसेस, ठीक है। अच्छा, अब हम स्पाइसेस जब बाहर से मंगाते थे, तो वो स्पाइसेस जब हमारे पास आते थे एंड वी यूज्ड टू यूज दैट स्पाइस, तो हम उसकी पेमेंट करते थे 6 महीने। अब मैं आपको एक बड़ा बताओ, आपको मैं बता रहा हूँ वो चीज जो मैंने फेस की। अब एक मिसाल है, जैसे आज डॉलर का रेट है 250 रुपए, ठीक है, मैंने $100 का एक स्पाइस मंगा लिया, और मैंने उसकी डिश बना के बेची, और मैंने एक इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाया कि जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो वो $100 का स्पाइस जो है वो, या $1 आज 250 है, तो लेट सपोज जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो 260 हो जाएगा। तो मैंने 260 की कॉस्ट लगाई डिश के अंदर, इसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं, एक जॉब की डिश के अंदर मैंने कॉस्ट लगाया, मैंने इसको गुड्डू को खिला दिया। अब गुड्डू खा के पहुंच गया अपने घर, ठीक है, 6 महीने बाद मैं यूएस मार्केट में पेमेंट करने जा रहा हूँ $100 की, पेमेंट करने जा रहा हूँ $100 की, मुल्क के ऐसे हालात है, $310। अब मैं गुड्डू को फोन कर रहा हूँ, गुड्डू तुमने लास्ट टाइम मेरे पास से वो चाउमीन खाए थे? कह रहा हाँ सर बड़े मजे के थे। यार वो ₹40 और भिजवा दो, वो मैं जब मैं स्पाइस की पेमेंट करने जा रहा हूँ ना, जो तुम खा चुके हो। यार मेरे पास, मुझे ऐसा नुकसान होता था, मतलब जाहिर है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं फोन नहीं कर सकता था, इससे नहीं पड़ा था। नहीं एसी से बढ़ा था, मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अमाउंट लगाता था, यानी मैं 250 की डिश है ना भाई, जो डिश कॉस्ट है ना उस पर 250 की अभी प्राइस है, तो मैं लगाता था ₹10 हिस्टोरिक वैल्यू को देखते हुए, वो 10 से बढ़ता ही नहीं था।
आप सेम डे डॉलर परचेज कर लेते थे ना, आपका प्रोडक्ट हो जाता। अब जेब में पैसे होते तो मैं उसको उसी वक्त पैसे दे देता ना। पैसे नहीं देता आपका। अबे भाई तू बिजनेस चला रहे है, बिजनेस चलाते वक्त तू जो है ना वो पेमेंट टर्म लेता है। ये थोड़ी बोलता है कि सर पहले पैसे लो, स्पाइस तो आती जाती चीज है, आ जाएंगे। खुद सोचो, एक बिजनेसमैन कभी भी जेब से पैसा नहीं देता। जब मैं बिजनेस, तुम बिजनेस करोगे ना इंशाल्लाह, तो तुम कभी अपनी जेब से पैसे नहीं दोगे। तुम्हारी जेब में 10 करोड़ भी होंगे ना, तो बोलो गरीब आदमी हो भाईजान, ये खाएंगे तो फिर पैसे मिले। तो जिस दिन गुड्डू खाएगा उस दिन भी पैसे नहीं दोगे, जिस दिन आखिरी दिन होगा ना उसके भी 2 दिन बाद पैसे दोगे। ठीक है, बी पाकिस्तानी, कमॉन, पहले पैसे दे रहे हो यार। सर आपसे एक व्यू लेना था। यार ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है बड़ी पेमेंट्स पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन मतलब आप यूं समझे, आप मुझे ये ना समझे मैं जिनसॉय हूँ। ठीक है, मैं आप यूं समझे मैं एक छोटा रेस्टोरेंट हूँ, जिससे मैं स्पाइस खरीदता था वो मेरे एक ऐसे रिलेटिव थे जो कहते थे ठीक है यार हम कर लेंगे। मैं कभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज नहीं कर पाता। ठीक है, हाँ वो गलत बात है, सही बात है, वो इनकम आराम हो जाती है, ये बात तो सही है। लेकिन खैर, तो बेसिकली मुझे वो नुकसान आता है, और वो नुकसान मैं जो है वो बर्दाश्त करता था। और ये होता था अक्सर कि मैं डिश दे आता था, एंड अल्टीमेटली मैं बाद में सोचता था कि यार अब मैं इससे कैसे रिकवर करूँ। ठीक है, वो अलग बात है, दूसरी डिशेज में कवर भी हो जाता था, बट अगेन थोड़ा सा नुकसान होता था। इनिशियली हाँ, आप सोचे कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं, कितनी सारी, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो ऑप्शन हम पढ़ते हैं, अब यकीन मानिए प्रैक्टिकली जो है ना सिर्फ बड़े नंबर्स पे लगता है, ये बड़े जाइंट्स के लिए लगता है। ये जिनसॉय खरीदने जाता समझ आता है, तो छोटी सी दुकान पे यार, छोटे से एक शॉप पे, छोटा सा बिजनेस था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है बेटा, इंटरेस्ट रेट। इस वक्त पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट बता सकता है कोई? बड़ा एक फ्रूटफुल हुआ है काम इस वक्त। नहीं, 20.5 हुआ है इस वक्त, और जिसपे स्प्रेड वगैरह लगा के 23.5, हिस्टोरिकली इट वाज 22। ठीक है, अब ये 1.5% इन्होंने डिक्रीज किया, इट्स राइट नाउ 20.5, जो कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है। पर देखो, कान एक तरफ से पकड़ो या दूसरी तरफ से। एक तरफ से आपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, दूसरी तरफ से कैप लगा दिया कि इतने मिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट आप लोन फाइनेंसिंग से नहीं कर सकते। ठीक है, इतने मिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट आप लोन फाइनेंसिंग से नहीं कर सकते। यहां से आप इंटरेस्ट रेट गिरा लो, यहां से आप कैप लगा दो, तो फिर कैसे होगी इन्वेस्टमेंट? नहीं हो सकती। राइट, फाइनेंसिंग ऑप्शन। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी फाइनेंसिंग ऑप्शंस डू यू हैव राइट नाउ? आप एक बिजनेसमैन है, कंसिडर योरसेल्फ टू अ बिजनेसमैन, एक लीडरशिप स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, फाइनेंसिंग ऑप्शन सोचिए क्या है आपके पास, बीइंग इन दिस कंट्री। जी क्या? तो एक फंडिंग्स होती है, स्टार्टअप फंडिंग स्टार्ट की चीज होते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट होती है, और दूसरा जो है लोन्स होते हैं। सर बिल्कुल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, लोन हो गए, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो इस वक्त आसान लगता है वो क्या लगता है? डेट फाइनेंसिंग या इक्विटी फाइनेंसिंग? पर ये दो ही ऑप्शन है इन रियलिटी, दो ही ऑप्शन। ठीक है, आप जितनी बातें कर लें कि यार मुझे फला जगह एक्सटर्नल फंडिंग मिल जाती है, ये मिल जाता है, अगला दो ही है, आप या तो डेट फाइनेंसिंग पे जाएंगे या इक्विटी फाइनेंसिंग पे जाएंगे। लेकिन आप देखो मेरी बात सुनो बेटा, फाइनेंसिंग ऑप्शंस का, कैपिटल मार्केट का, फाइनेंसिंग ऑप्शंस का अच्छा होना कैपिटल मार्केट का अच्छा होना, और कैपिटल मार्केट का अच्छा होना बिजनेस मार्केट का अच्छा होना। देखिए, उस मुल्क में बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है जहां पे फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं आपको 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड, 2008 में यूएस जैसी मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। पता है आपको हुआ क्या था? हाउसिंग के ऊपर हुआ क्या था कि यूएस मार्केट ने इंटरेस्ट रेट पे इतना बड़ा ब्रेक दिया था, इतना बड़ा ब्रेक। असल में हुआ क्या था, इन्फ्लेशन आ रहा था, जैसे आजकल यूके में आ रहा है ना, ऐसे यूएस मार्केट, यूएस में भी आ रहा है। चीखें निकल आई हैं लोगों की, 3% इन्फ्लेशन रेट हो गया, उन्हें पता ही नहीं है। जैसे कल यूएस में, यूके में हीट वेव अनाउंस किया 20 डिग्री सेल्सियस। अरे इनको क्या पता हीट वेव क्या है? यहाँ इंसान जल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है हीट वेव आ रहा है। अल्लाह मालूम, इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको यूके को एक बंदे को लाके कर रख दो जरा, पता नहीं शायद इस क्लास में भी कोई हो, मर क्या जाएगा, वो खत्म हो जाएगा भाई। तो बाहर से कोई एनिमल इंपोर्ट कर लेना तो यहाँ के एनवायरनमेंट में वो बेचारा मर जाता है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो फाइनेंसिंग ऑप्शन के बारे में बात करें तो देखें, 2008 के अंदर यूएस मार्केट में एक फाइनेंशियल डिसरप्शन आई थी। मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके जाता हूँ। यूएस मार्केट के अंदर जो है ना, लोगों ने कहा कि भाई हालात अच्छे नहीं है, इन्फ्लेशन है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया रेट ब्रेक इन इंटरेस्ट। अच्छा, अब याद रखना, आप अपने पैसे से लग्जरी खरीदेंगे वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं करता। इकोनॉमिक साइकिल चलाने के लिए ना नेसेसिटीज और नॉर्मल गुड्स के ऊपर पैसा लगाना चाहिए।
ठीक है, और जाहिर है रीफाइनेंसिंग स्कीम्स के ऊपर। अब क्या हुआ, यूएस मार्केट में लोगों ने, बेटा मैं बताता हूँ, यूएस मार्केट में लोगों ने परचेजिंग की किसी चीज की, जाके लोन पे लोन उठा लिया। अब लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि जैसे ही लोन उठाया ना, लोन से परचेजिंग शुरू कर दी, चीजें खरीद ली। अच्छा, जब चीजें खरीदी ना तो बैंकों ने एक फोरकास्ट देखा कि हम डूब जाएंगे, ये इकोनॉमी वापस नहीं करेगी पैसा। ठीक है, बैंकों ने क्या किया, डेट फैक्टरिंग कंपनीज होती हैं जो आपका डेट खरीदती है, उनको जाके, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बड़े बैंक की, बार्कलेज बैंक, उन्होंने जाके उन बैंकों को, उन फैक्टरिंग कंपनीज को जाके अपना रिसीवेबल भेज दिया, लोन भेज दिया। वो क्या करती है, आपसे सस्ते रेट पे लोन खरीद लेती है, भेज दिया, बेच के आगे पीछे बैठ गए। अब 5 साल 6 साल बाद जब ये डेट फैक्टरिंग कंपनी वाले लोगों के घरों में गए और बोला यार लाओ पैसे दो, लोगों ने बोला हमारे पास तो नहीं है। बोला ये क्या बात हुई, पैसे हम, आपने अभी लोन लिया ना, बोला हम तो नहीं दे सकते पैसे, ले लो जिससे लेना। बोला अच्छा एक काम करो, उसकी गाड़ी उठा लो, बोला ये तो लीज पे है। बोला अच्छा करो, काम करो, इसका घर उठाओ, बोला ये तो लीज पे है, ये तो खुद किसी से लिया हुआ है जिसको मैं आपके लोन के पैसे से इंस्टॉलमेंट भर रहा था। और बोला अच्छा टीवी उठा लो, चीजें उठा लो, लीज पे। बोला मियाँ बीवी उठा लो, लीज पे, हर चीज वहां लीज पे। उसका रीजन क्या है, दैट वाज द फाइनेंशियल डिसरप्शन जो वहां पे आया। अल्टीमेटली इतना खतरनाक लेवल पे ये मामला हो चुका था कि यूएस इकोनॉमी ने उस टाइम जोन में आकर डॉलर छापे जो पाकिस्तान करता है, और इन बैंकों को लाके पैसा दिया। लेकिन देखो वो यूएस इकोनॉमी है, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है, उसने अपने आप को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल लिया। आप 2008 और 2007 की वीडियोस अगर आप जाके हॉलीवुड की मूवीज देखेंगे ना, तो उसमें आपको नजर आएगा ब्लैक इंडियन लोगों के पास छुरे लेके, जैसे कराची में होता है ना, जा रहे हैं और लोगों से चीजें छीनते हैं। ये वो टाइम जोन है वहां का, मैं बता रहा हूँ, ये वहां पे हुआ है जो आज आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, तो दैट वाज द इन्फ्लेनेटरी टाइम पीरियड इन 2008 व्हेन द फाइनेंशियल क्राइसिस वाज बीइंग फेस्ड बाय यूएस इकोनॉमी। ठीक है, खैर वो इकोनॉमी 1 साल 1.5 साल के अंदर ही बाहर आ गई थी, और फिर से आप इस वक्त का अगर यूएस डॉलर का रेट चेक करें जरा, एक मिनट लगाएं जरा, एक मिनट, आपको अंदाजा होगा। रिमेंबर आज का रेट 287 है या 286 है, और कुछ अरसे पहले का रेट 350 था, ये भी बता दो। अप्रैल 2023 का रेट 278.4 है सर। अब आप चेक करें 2008 का डॉलर टू पीकेआर रेशियो रेट, आपको अलार्मिंग सिचुएशन नजर आएगी। देखें आप, 80 के करीब था, 80 भी नहीं था, 70 कुछ था। हाँ, अब सोचो अगर आप 70 से 80 रुपीज पर किए, इसमें पाकिस्तान अच्छा नहीं हुआ था, इसमें यूएस बुरा हुआ था, उन्हें फाइनेंशियल हिट पड़ गया था। और 2008 से लेके अभी तक कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं गुजरा यार, 350 टच किया था हमने, यानी आवाज आ रही थी 400 भी जाएगा। सो बेसिकली ये फाइनेंसिंग ऑप्शन है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर रेट ऑफ रिटर्न बता दे। बेटा रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है हाउ मच अमाउंट विल यू गेट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करने में, यानी पाकिस्तान में पैसा लगाने पे आपको एक प्रोजेक्ट से कितना पैसा वापस आ सकता है फिर आ सकता है। एग्जाम्पल, द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू रिसेशन। अच्छा, अब एक बात याद रखना, हर इकोनॉमी में मेरा बेटा कुछ फेजेस होते हैं। हर इकोनॉमी में देयर आर सर्टेन फेजेस। ठीक है, दिस इज योर ग्रोथ फेज, दिस इज योर बूम या पीक। ठीक है, दिस इज योर, अच्छा बूम या पीक से पहले भी क्या आता है आपके पास, हाँ अगर आप यूं देख लें तो उसको आ जाता है मेच्योरिटी, और जो ये है वो होता है बूम या बर्स्ट, और जो ये फेज है ये क्या होता है, डिक्लाइन स्टेज। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो, क्या मुल्क में फुल एम्प्लॉयमेंट अच्छी या मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अच्छी, आपको क्या लगता है? कैसे कैसे इनह्यूमन लोग हो यार तुम लोग, कहते हो यार हर बंदा काम करे तो सही नहीं है ये सारे करने के लिए जी, हर बंदा अगर काम करे तो आप लोग कह रहे हैं ये बात गलत है, क्यों? वेरी गुड, फुल एम्प्लॉयमेंट एक इन्फ्लेशन अट्रैक्ट करता है, विच इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सोचे ना, एक इकोनॉमी में 2 लोग काम कर रहे थे,
एक ब्रेड सप्लायर था, एक आदमी घर बैठा हुआ था। 2 लोग जाते थे, 10 रुपए कमाते थे। ब्रेड सप्लायर 2 ब्रेड बनाता था, 10-10 रुपए की ब्रेड बेचता था, घर आते थे, उस तीसरे को भी खिलाते थे। अब वो तीसरा भी आ गया, फैक्ट्री में काम करने गया, फैक्ट्री में जैसे ही काम करने गया उसने भी 10 रुपए ले लिए। अब वो ब्रेड वाले के पास आया, ब्रेड वाले ने 2 ही रिसोर्सेज, ब्रेड वाले के पास तो रिसोर्स ही 2 लोग ब्रेड बनाने की है। वो बोलेगा अच्छा एक काम करता हूँ, जिसके पास 12 रुपए आज उसको मैं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि भाई डिमांड बढ़ गई है मेरी चीज की, तो इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब मैं 12 रुपए वाले 2 लोग आगे आ गए, एक बंदा पीछे आ गया। अब ऑटोमेटिकली जो चीज 10 की थी वो बैठे बैठे 12 की। अब वो जो एक बंदा, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट सेल्फ करेक्टिंग भी होती है। क्यों? अब वो जो एक बंदा इकोनॉमी से आउट हो गया ना, जो इसके बाद 10 रुपए थे और वो ब्रेड नहीं खरीद सका था, वो वापस जाएगा अपने बॉस के पास और बॉस को बोलेगा सर मेरे पैसे बढ़ाओ। अब बॉस बोलेगा रिसोर्स तो चाहिए, उसके 12 रुपए कर देगा और दूसरी तरफ दूसरे बंदे को निकाल देगा जिसके, क्योंकि देखो बॉस की भी लिमिटेशन है। बोलेगा ठीक है तुम इसका काम कर सकते हो, मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूँ पैसे, तुम मैं इसको निकाल लो। और एक बंदा 10 पे, एक बंदा 12 पे हायर किया होगा, जो बंदा 10 निकाल दिया गया अनएम्प्लॉयड है, वो भूखा नंगा होकर वापस आएगा और बोलेगा सर मुझे रख लें आप, मैं 10 पे भी काम कर लूंगा। तो इसका मतलब वो जो 12 वाला बंदा उसको निकाला जाएगा और ये साइकिल कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। तो इसका मतलब है 12 रुपए पे इन्फ्लेशन आएगी, वापस 10 पे आएगी, वापस एक बंदा अनएम्प्लॉयड होगा, वापस ब्रेड वाला 10 रुपए पे ब्रेड लाएगा, फिर ऊपर लेके आएगा, फिर नीचे लेके आएगा। दिस मीन्स कि आपको ये भी देखना है कि आपकी इकोनॉमी इस वक्त किस फेज से गुजर रही है। जब आप ये देखेंगे तो आप अपने बिजनेस को और अच्छे से एवेल्युएट कर सकते हैं। फिर बेटा सोशल फैक्टर, डेमोग्राफिक, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यार, पाकिस्तान के पास इतनी जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है ना कि वो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना ग्रोथ कर सकता है, इतना ग्रो कर सकता है कि आपकी सोच है। यार मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने रिसेंटली ना टर्की का विजिट किया था कुछ अर्सा पहले। अच्छा वहां पे ना एक डोलमा पासा पैलेस करके एक जगह है, ठीक है। अच्छा गोरा कितना तेज होता है यार, मतलब वो गोरा तो नहीं है वो लोग, मतलब वो है तो गोरे लेकिन वो डिफरेंट किस्म के, वो यूरोपियन वाले गोरे हैं। तो इतना तेज होता है ना, मतलब मैं हैरान है यार उनके। वो पैलेस में ऐसा सच कुछ भी नहीं, मतलब हमारे पास कायदे आजम रेजिडेंसी उससे ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। उस पैलेस में वो करते क्या है, वो आपसे फीस चार्ज करेंगे और मुझे ऐसा लगता है वो वैल्यू फॉर मनी है। वो आपको एक हेडसेट दे देंगे, ठीक। तो हेडसेट एक क्यूआर कोड, हर पूरे पैलेस में ना क्यूआर कोड लगे। अब वो आपसे बोलेंगे आप इंग्लिश में या टर्किश लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर ले। अब आपका सफर शुरू हो रहा है, आप पैलेस में एंटर हो रहे हैं। जैसे ही एंटर होंगे ना, मिसाल के तौर पर मैं एक रूम में आया, ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड उससे कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। जैसे वो डिवाइस है ना मेरे कान में लगी हुई, ऑटोमेटिकली वो जज करेगा कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ सिग्नल से, और वो मुझे बताएगा लुक एट योर लेफ्ट साइड देयर इज अ शैंडिलियर, दिस वाज प्रेजेंटेड बाय दिस बाय द फला फला क्राउन प्रिंस टू दिस। अच्छा अब बोलेगा लुक एट द राइट साइड, यू कैन सी अ स्वॉर्ड, now this sword is being presented, yeah, with this sword the फला फला जंग जीती गई। फिर आप आगे बढ़ेंगे, बोलेगा अब आपके सामने एक काउच है। अब आप सोचो यार, यू आर लिविंग, और उसके बाकायदा साउंड इफेक्ट्स आते थे, यू आर लिविंग इन दैट स्पेसिफिक टाइम जोन। सस्ता नहीं था वो विजिट, अच्छा खासा महंगा था, यानी पाकिस्तानी 40,000 रुपए का था, सिर्फ एक पैलेस का विजिट। आप एंटर हुए और आपने देखा पैलेस और बाहर आ गए, लेकिन मैं कहता हूँ वर्थ इट है। आप यही चीज टूरिज्म के तौर पे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यू हैव अ वेरी वेल स्टेब्लिश टूरिज्म इंडस्ट्री। लेकिन हम लोगों के पास मसला क्या है कि आप नारायण जा रहे हैं गिर जाएंगे, आप काकान जा रहे हैं लुट जाएंगे, आप फला जगह जा रहे हैं आपके पीछे कच्चे के डाकू पड़ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे इतना फोकस नहीं है, विच मीन्स कि अगर हम सोशल फैक्टर्स को देखें, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, डेमोग्राफिक फैक्टर, दैट इज यू नीड टू स्टडी द पॉपुलेशन। आपके पास पॉपुलेशन की स्टडी अगर हो जाए ना तो बहुत कुछ आ जाता है। जैसे मैं आपको एक बड़ी बेसिक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट की जॉब करता था एक टाइम पे, और जब मैं जॉब करता था तो मेरे पास एक फाइनेंशियल मॉडल बनाने को आया। वो फाइनेंशियल मॉडल बेसिकली एक सिरेमिक इंडस्ट्री का, सिरेमिक होता है ये जो टाइल इंडस्ट्री है ना इसका। अच्छा पाकिस्तान के पास हाईली अनरेगुलेटेड है सिरेमिक इंडस्ट्री, पता ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर गोली मार पे भी टाइलें बिकती है। आपको अंदाजा होगा कि टाइल सेक्टर जो है वो, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। अब मुझे इसकी फोरकास्टेड सेल निकालनी थी। अच्छा अब फोरकास्टेड सेल निकालने के लिए अब मैं क्या करूं, मेरे बॉस ने बोला निकालो। अब एक दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, 10 दिन गुजर गया, एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट शुड आई डू। मैं तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बाद की बात है, पहले तो ये पता चले कि मार्केट कितनी बड़ी। जहां से देखो मार्केट का कोई जजमेंट ही नहीं आ रही।
फिर मुझे किसी अक्लमंद आदमी ने कहा कि बिलाल सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, उन दिनों में सेंसस ऑफ पाकिस्तान हुआ, ठीक है, और उसके जरिए अर्बन और रूरल एरिया की पॉपुलेशन आइडेंटिफाई हो गई थी। और दूसरी चीज जो मुझे बड़ी जबरदस्त उसमें मिल गई थी वो ये था कि पर स्क्वायर मीटर अर्बन और पर स्क्वायर मीटर रूरल एरिया में इंडिविजुअल कितने रहते हैं। यानी यूं समझ लें कि हर स्क्वायर 100 स्क्वायर मीटर इंडिविजुअल पे 2 लोग रहते हैं रूरल एरिया में, और हर स्क्वायर 100 स्क्वायर मीटर की रेंज में तकरीबन 5 लोग रहते हैं रूरल एरिया। मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ये रियल फिगर नहीं। अब समझ आ गई। तो इसका मतलब भाई रूरल और अर्बन में डिवाइड हुआ, तो अब ये भी समझ आ गया कि भाई रूरल एरिया में टाइल्स लगाना जरा मुश्किल काम है, वहां मार्बल वाली इंडस्ट्री ज्यादा है, अर्बन एरिया में ये है। तो अब मुझे टोटल स्क्वायर फीट एरिया निकाल दिया। अब मैंने टोटल स्क्वायर फीट एरिया निकाल दिया, तो अब मुझे ये पता करना था कि इस पे टाइल कितनी निकली। तो फिर मैं स्टील टू टाइल रेशियो निकाला। अब मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया, मैंने कहा यार तुम बताओ स्टील हर एक घर में 100 गज के घर में स्टील कितना लगता है और उसके मुकाबले में टाइल कितनी लगती है। उसने कहा इतनी लगती। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ सीमेंट और टाइल कितनी लगती है। उसने कहा इतनी लगती है। अब इन दोनों के रेशो बन गए। अब स्टील सेक्टर तो भाई हाईली रेगुलेटेड है ना, सीमेंट सेक्टर तो हाईली रेगुलेटेड है। उसके फिगर लाके मैंने रेप्लिकेट किए, उसकी रेप्लिकेशन को मैंने सेल फोरकास्टिंग की, उसकी सेल फोरकास्टिंग से अगले 5 साल की प्रेडिक्शन की। आप यकीन माने इट बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट रेड रिपोर्ट इन पाकिस्तान। और हमारी रियल फिगर्स 2 सालों की 80-90% रियल फिगर से मैच कर गई थी हमारी प्रिडिक्शन। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं तालियां नहीं बजवाने जा रहा, लेकिन मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है ग्लोबल मेटिस, ठीक है, उस पर ये रिपोर्ट गई थी एंड बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट। और मैं आपको मजे की चीज बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेसिस पे हमारे पास शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है आप यूं समझ लें, शेयर की इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल गुड्डू के पास बहुत पैसे है, मुझे फोन करता है सर मैं इस वक्त शब्बीर टाइल में पैसा लगा दूं, क्या आपका क्या प्रोडिक्शन है। मैं कहा बेटा ये एक रिपोर्ट निकाली है मैंने इसकी फ्यूचर प्रोडिक्शन बताई है। तो गुड्डू ने वो रिपोर्ट पढ़ी, अगले 5 साल की प्रोडिक्शन देखी, और फिर गुड्डू ने कहा ठीक है सर मेरी तरफ से 1 करोड़ लगा दें इस पर्टिकुलर शेयर पे। तो मुझे इसकी तरफ से सेल्स मिलती है, हम बैकएंड की टीम होते हैं। लेकिन बेटा वो अजम्पशन ऐसे नहीं है कि मैं सुबह उठूं और मैं बोलूं हाँ जी मैंने मुझे लगता है 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगा शब्बीर, 600 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगा मास्टर, लगाओ पैसा। कोई नहीं मानेगा, मेरी अजम्पशन पे बात होगी, मेरी अजम्पशन। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, मैं ऑन कॉल सबको समझाता था, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे बताता था कि देखिए मेरी अजम्पशन ये है, और उनको अजम्पशन समझ आती है। सो रिमेंबर वन थिंग, वी नीड टू स्टडी पॉपुलेशन बिफोर वी गो इनटू बिजनेस। कि कोई भी बिजनेस उठा ले, आप एजुकेशन उठा ले, आप देखिए मैं कोई रीजन है मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे, लेकिन कोई रीजन है मैं इसी से पढ़ा। आई नो दैट दिस हैज अ ग्लोबल मोबिलिटी फॉर यू गाइस एंड दिस इज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज वेल, राइट। सो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन अगेन, एज एंड जेंडर ग्रुप, आपकी प्रोडक्ट किस जेंडर ग्रुप के लिए। खाड़ी ने अभी खाड़ी ने चैप्टर 2 लॉन्च किया है, ठीक है, फंकियर टाइप ऑफ क्लोथ्स फॉर पीपल ऑफ यंग जनरेशन। तो अगेन और इन्होंने जो है ना वो बड़ी इसको मार्केट भी किया। बिलीव्स एंड रिलीजियस सिस्टम, देखिए आपके बिजनेस इस पर भी डिपेंडेंट है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नबियों का काम है, ये टीचिंग प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन जो कि नबी करते थे, ठीक है, प्रीचिंग और टीचिंग। तो हम जाहिर है वो वाला लेवल पे तो नहीं है, लेकिन हमारा प्रोफेशन भी एक रिलीजियसली बड़ा इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, सिक्योर्ड है। लोगों का बिलीफ है कि लोग खाना नहीं खाते लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं, और इसका मतलब है कि इसका फ्यूचर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं एक बात समझता हूँ कि अगर आप सही तरीके से इस प्रोफेशन में एंटर हो जाते हैं, मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि कोई भी बंदा जिसको लगता है कि उसके टीचिंग स्किल है ना, तो जरूर एक ट्राई देना। बट मेरी आपसे भाइयों वाली रिक्वेस्ट, कॉर्पोरेट के साथ करना है, डोंट लीव कॉर्पोरेट फॉर टीचिंग। बिकॉज बहुत से लोग क्या करते हैं, सर टीचिंग करनी है कॉर्पोरेट में नहीं है, पैसे बहुत है, पैसे बहुत है, इनिशियल मिलेंगे, बट इसका भी एक टाइम जोन होता है जिसके बाद बंदा जो है वो डाउनफॉल आ जाता है। फिर लिटरेसी लेवल, जितना आपके पाकिस्तान में लिटरेसी लेवल है आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ समझा जाता है लिटरेट आदमी उसको जो साइन कर सकता है, ठीक है, तो बस वही लिटरेसी लेवल है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लुक एट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट यू गाइस आर। मुझे याद है मैं दुबई एयरपोर्ट पे उतरा, तो मैंने देखा, मैं वो एक ऐप है उससे मैंने वो मंगाया, करीम की तरह की ऐप है बोल्ट के नाम से, ठीक है, मैंने उससे मंगाया अपना करीम। तो मैंने देखा उस पर लिखा हुआ है टेस्ला। मैं अल्लाह खैर करे, फिर टेस्ला गाड़ी आएगी, मैं तो मतलब दुबई एयरपोर्ट से वापस कराची की फ्लाइट हूँ, मैं बैठा उसमें पाकिस्तानी था, शुगर है अल्लाह का वहाँ पे पाकिस्तानी ये गाड़ियाँ चलाते हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बॉस ये जो अमाउंट इस पे लिखा हुआ आ रहा है, आर यू श्योर इतना ही लगेगा ना मेरा। उसने कहा सर क्या हो गया आपको, क्यों टेंशन में आ रहे हैं।
मैंने कहा नहीं आप टेस्ला चला रहे हैं। कहने लगा सर आप क्या चलाते हैं? मैंने कहा मैं तो पाकिस्तान में यार ऑल्टो और छोटी सी गाड़ी है हमारे पास, उसका इतना पेट्रोल लग जाता है, ये अमाउंट बहुत कम है टेस्ला। कहने लगा सर ये हाइब्रिड गाड़ी है, ये ई पावर है सर, क्या हो गया, इस पे भी हमारी 80% सेविंग है। आप सोचें व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर दे अर्निंग, ठीक है, व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर दे गेटिंग, व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द पीपल ओवर देयर गेटिंग। बहुत जबरदस्त। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इसी होटल में ना, मैं उस होटल में था और मेरी कुछ करेंसी, मुझे नहीं पता, शायद वो बेड के किसी पिलो के नीचे रह गई, कुछ पैसे रह गए थे। तो मैं एयरपोर्ट पे वापस आया, मेरा वापसी का दिन था आखिरी, और मेरी फ्लाइट की कॉल आ गई। तो मेरे पास आया एक होटल से कॉल आती, कहता सर आपकी कुछ करेंसी आ रही है। तो मैंने बोला सर कितनी है आप लोग? कहने लगा सर हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप मुझे बताएं कहाँ पे हैं आप। मैंने कहा भाई मैं यहाँ हूँ। कहने लगा आप अपना पासपोर्ट साथ रखिएगा, हम आपके पासपोर्ट नंबर से मैच करके आपको वो अमाउंट देंगे। मैंने कहा अच्छा खैर, मुझे लगा यार पता नहीं कितना डॉलर मैंने वहां पे छोड़ के आ गया, मैं भी बेवकूफ आदमी। खैर मैं जिनके साथ था, मैंने कहा आप फ्लाइट पे जाए और मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ 2 मिनट। वो वहां पे फाइनल कॉल हो रहा, मुड़ जाएंगे मुड़ जाएंगे। मैंने कहा यार रुक जा, मेरे पैसे आते। यार आप यकीन माने, आई गॉट 10 dirham, 800 रुपए फ्रॉम देम आफ्टर वेरिफिकेशन। और वो कहते हैं कि सर अगर आप चले आते हैं ना, हम कोरियर करते हैं आपके पैसे, ठीक है। यार आप सोचो कि इस मुल्क के क्या जबरदस्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दुबई, दुबई दुबई। यूएस की बात की मैंने कहा दुबई में देखते हैं। यूएस तो बहुत करप्ट है, दुबई बहुत सेफ है। मजाक नहीं कर रहा, आप न्यूयॉर्क में जाए लुट जाएंगे, आप न्यूयॉर्क जाए लुट जाएंगे। कॉस्ट तो एक अलग बात है, गंदा है भाई, इलाके गंदा है वो। खैर तो आप सोचो यार, 10 dirham मुझे लाके दे रहा है। मैंने कहा भाई तू सदका रख लेता है यार इस अमाउंट का, तू पागल वागल तो नहीं हो, मेरी फ्लाइट में सो जाती इस चक्कर। कहने लगा सर आपकी फ्लाइट से ज्यादा हमारी इंटेग्रिटी, आप यहाँ से जाके बोलते हैं यार चोर के बच्चे हैं। हम नहीं चाहते हम पाकिस्तान। हो सकता है सर 20 हो 10 लाख। नहीं 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 हो गया ऐसा। ठीक है, याद रखना वो अरबी है, पाकिस्तानी नहीं है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल देखें, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इस वक्त 25% क्रॉस कर रहा है इस साल से, विच इज अ वेरी ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, जो कि बहुत स्ट्रांगली इनकॉर्पोरेटेड है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को भी हमें कोशिश करनी है कि कम से कम करें। फॉर एग्जाम्पल a lot of people for higher education, that is highly educated society, बहुत सारे लोग जो है वो हायर एजुकेशन के लिए आगे भी जाते हैं। फिर इकोलॉजिकल फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्या मतलब सर? प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, राइट नाउ वी आर डूइंग फाइनेंशियल ऑडिट्स, राइट। आगे आने वाले 2 साल 3 साल वी विल बी डूइंग द इन्वायरमेंटल ऑडिट्स, ठीक है। दुनिया में इन्वायरमेंटल ऑडिट्स का बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक कंपनी है, उसने अपने पास एक सेट ऑफ अकाउंट बनाया, जिसकी वजह से उसे ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उस सेट ऑफ अकाउंट में उसने, वो क्या, एक पेट्रोल कंपनी थी, उसने क्या किया, उसने कहा देखिए हम ऑयल रिफाइनरी लगाते हैं, हम ऑयल रिफाइन करते हैं, ऑयल रिफाइन करते वक्त हम पोल्यूशन करते हैं। उसने सेट ऑफ अकाउंट में ये इसको बताया कि ये एक पोल्यूशन एंड ऑक्सीजन सेट ऑफ अकाउंट है कुछ, और इसने यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखाए। मिसाल के तौर पे 500 यूनिट के एक्सपेंस है, अब मैं डॉलर वॉलर नहीं है, ये 500 यूनिट के एक्सपेंस, इसका मतलब है उन्होंने कहा कि हमने 500 किलो पोल्यूशन किए, ठीक है। ये पोल्यूशन दिखाई उन्होंने। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा देखिए हम आपको सीड्स दे रहे हैं, हर पेट्रोल डलवाने वाले को एक सीड का पैकेट देते थे और बोलते थे जहां ड्राई बैरन एरिया नजर आए ना वहां पे फेंक देना, जैसे इस पर पानी पड़ेगा ये जर्मिनेट करेंगे, दरख्त में बदल जाएंगे। उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ सीड्स बेची, लोगों को दी, बेची भी नहीं, फ्री में दी। जब ये हुआ, उनकी अजम्पशन के मुताबिक 80% सीड जर्मिनेट करेंगी जो 40% ऑक्सीजन जनरेट करेंगी। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे O2 जो जनरेट हो रहा है वो अराउंड हो रहा है 800। तो उन्होंने कहा देखिए जी हम पोल्यूशन करते हैं लेकिन उसको रेप्लिकेट करने के लिए उसको उसकी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट पे कर रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू, आप देख सकते हैं कि 300 रुपए का हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन है। यानी इसको इन्होंने रेवेन्यू शो किया और इसको इन्होंने एक्सपेंस शो किया, और उन्होंने कहा देखो जी हम तो जो है वो पॉजिटिव फिगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसे ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। देखिए आज के जमाने में हमें ये चीजें पसंद आती है। आप ही की तरह का एक एसबीएल का स्टूडेंट था जिसने मुझे बोला कि सर मैं आपके ऑफिस में ना एक आपके लिए गिफ्ट भिजवा रहा हूँ, प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा मेरी कंपनी की तरफ से। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने आया, मेरे पास एक बॉक्स आया, उस बॉक्स के अंदर मैंने खोला तो नगेट्स 12 नगेट्स रखे थे। मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा यार मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ, यार शर्म नहीं आती, मैं टीचर हूँ तुम्हारा। कहला मजाक नहीं कर रहा सर, ये वीगन नगेट्स है, ये वो नगेट्स हैं जिसकी प्राइस इस वक्त 10,000 रुपए है।
हमने आपको भेजा है, आप टेस्ट करें, इट इज गोइंग टू टेस्ट यू लाइक चिकन एंड बी अ एनवायरमेंटली फ्रेंडली पर्सन। थैंक यू सो मच। घर ले जाया, बोला नगेट बना, इंतहाई पैथेटिक, इंतहाई बेकार टेस्ट में, ठीक है, लेकिन मजबूरन मुझे उसे बहुत तारीफ करनी पड़ी, बिकॉज आई कैन नॉट बी अ पर्सन जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ना हो। सो टुडेज वर्ल्ड इज ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, ठीक है, टुडेज वर्ल्ड इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, protection of earth and its environment, talk about pollution, global warming, ozone layer, harmful effect, waste, carbon footprints, and green product. Ecological factors are getting important and more customers are becoming green conscious. देखो ये green conscious customers का जमाना है। मैं अभी रिसेंटली एक ब्रांड है बॉडी शॉप के नाम से, ठीक है, वहां जाना हो तो उसका ना एक फेस वॉश है, मैंने कहा यार परचेज, मुझे बोला यार फेस वॉश ले दे आप, मैंने कहा ठीक है ले लो। कितने का है? 15,000। यार फेस वॉश है, क्या हो गया इसमें? ऐसा क्या? मैंने सेल्समैन से पूछा, कहता सर आप इसकी प्रोडक्ट को पढ़ा, पीछे लिखा है वी डू नॉट हार्म एनिमल इन मेकिंग दिस प्रोडक्ट, वी डू नॉट यूज एनीथिंग दैट क्रिएट पोल्यूशन, वी डिस्करेज चाइल्ड लेबर। मैंने कहा क्वालिटी कहाँ है इसमें? क्या लगा सर यही तो क्वालिटी है, दिस इज फॉर ग्रीन कॉन्शियस कस्टमर्स। हम तो उनको बेच रहे हैं जो ग्रीन कॉन्शियस है। खूबसूरत थोड़ी करना है आप पहले से, ये पाकिस्तान में आप जाके टी ट्री का फेस वॉश उठा के देख लो, पीछे उसकी 4 डिस्क्रिप्शन दी है और ये डिस्क्रिप्शन है इसराइल। खैर नहीं, सपोर्ट तो खैर नहीं, लेकिन मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, अब ये चीज ना ले क्या प्लीज, लेकिन ये चीज जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। खैर यार मुझे आज जरा कहीं जाना है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी ऑफ कर रहा हूँ। आप में से जो बच्चा ग्रुप पे एडिट नहीं है प्लीज मेरा नंबर नोट कर लो। हाँ बस लेकिन जल्दी है, वरना मैं नॉर्मली इससे ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा ये मेरा नंबर है, प्लीज नोट करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं, नंबर 1। नंबर 2 इज के कल हमारी क्लास होगी 6:30 to 9, और फिर हमारी सैटरडे को क्लास होगी। मैं कोशिश करूंगा कि बीच में एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं, ठीक है, शुरू में, ताकि हमारा सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर होना शुरू हो जाए। तो काइंडली जो बच्चे ग्रुप में अभी तक एडेड नहीं है प्लीज इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दे अपने नाम के साथ, तो मैं जो है वो आपको ग्रुप में ऐड भी कर दूंगा, ठीक है जी। वैसे आप में से कौन कौन अभी तक एडेड नहीं है? 1 2 3, ठीक है, आप में ऐड हो जाए प्लीज ताकि मैं उसको कर दूं। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।